हेलो 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 जी। हेलो, कैसे हो आप लोग? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने अपना सी एस डब्ल्यू टी अभी क्रैक किया है। कुछ ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आए हो। अच्छा, आप हो ग्रेजुएशन के बाद, आप हो मतलब डायरेक्ट एंट्री है आपकी, ईईटी नहीं दिया होगा ना आप लोगों ने। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो चलो, वेलकम टू विजी स्टडी हब टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग आपका एक पेपर नंबर 1 जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी आपकी इससे पहले सुबह मॉर्निंग में टैक्स हो चुका है, गेस कंपनी लॉ हो चुका है। तो उम्मीद है कि सब बच्चा रिफ्रेश होगा। लंच कर लिया ना अच्छे से सबने? तो भूख लगी है अभी भी? लगी है, लगनी चाहिए, लेकिन अभी खाने की नहीं, अभी कॉन्सेप्ट की भूख लगनी चाहिए। अभी कुछ सीखने की। मतलब आज आपका फर्स्ट डे, इतने डल हो गए क्यों बैठे हो? मतलब ज्यादा खा लिया है क्या? वो देखो वो पीछे वाले बच्चे तो मतलब आप अगर आगे चेयर है तो आप आगे आ सकते हो। एक दो चेयर होगी वैकेंट, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख नहीं रहा होगा, माइट भी। चलो कोई बात नहीं, अगर वहां कंफर्टेबल अपने फ्रेंड्स के साथ तो नो इश्यू विद दैट। तो चलो, तो मेरे लाइव यूट्यूब वाली फैमिलीज को भी मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने आज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर एंटर किया है। ठीक है, चलो। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या पेपर है। पेपर के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे बेसिकली। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सो पहले मैं अगर अपने बारे में बात करूं, आई एम सी एस अंकुश बंसल, प्रैक्टिसिंग लॉयर फ्रॉम 30 हजारी कोर्ट एंड बेसिकली LLB LLM from faculty of law Delhi University, and I have teaching experience over 7+ years, and basically I'm exclusively dealing in CS professional program, and this is my second or third batch in CS executive program. I'm dealing in only general law, दैट इज jurisprudence इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इसके अलावा मेरे कोई और पेपर पे मतलब मैं आपके डील नहीं करता हूँ एग्जीक्यूटिव में। हाँ, सीएस फाइनल में ओवरऑल मैं हर पेपर में डील करता हूँ, सारे लोगों के पेपर में। डन। एंड जो आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो पेपर है आपका, वो कहाँ यूज आने वाला है, इसकी हम सब बात करेंगे। डन। चलो, तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है, एक बार आप नाम बोलोगे फर्स्ट पेपर का क्या है हमारा? अच्छा, एक बच्चा JIGL भी बोल रहे हैं। मतलब बचपन से निक नेम लेने की आदत है हमारे यहाँ। एक सेकंड, अभिषेक की आगे हो सकता है थोड़ा? बस। प्लीज राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें अभी मैं यूज टू नहीं हूँ। माइट बी वन और आफ्टर 1 और 2 क्लास में हो जाऊंगा। सो पेपर नंबर 1, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और नाम क्या है हमारा? जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। जिसको एक स्टूडेंट ने बोला भी था, अभी हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? JIGL। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमारे 2 ग्रुप्स हैं, सबको पता है 2 मॉड्यूल हैं, जिसमें से हमारा पहला पेपर है JIGL। और पेपर की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स। एक्चुअली में 100 बोलते हैं, बट ये 100 का नहीं होता, 132 मार्क्स का होता है। पता है? कोई एक्सपीरियंस होल्डर बैठा है यहाँ, मतलब जिसने अभी दिया हो? अच्छा हो, वाह, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 100 मार्क्स का नहीं होता। ये कितने मार्क्स का होता है? 132 मार्क्स। करेंगे इसके बारे में भी पूरा ब्रीफ जाके, इन डिटेल जाके इंट्रोडक्शन करेंगे इसके, इससे रिलेटेड पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। पेपर का एनालिसिस मतलब ये नहीं कि कैसे पेपर आता है, ऐसे मतलब कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और कैसे क्या होगा, अभी इंट्रोडक्शन में ही करेंगे सब कुछ क्लियर। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। देखो, कोई भी अगर बड़ी जर्नी करनी है, लाइक आपको CS बनना है, तो ICS ने भी आपको उसके लेवल्स दिए हैं ना, लेवल्स दिए हैं, लाइक EET प्रोग्राम दिया है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दिया है, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम दिया है, देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड ऑल, देन उसके बाद जो आपके MSOP या जो आपके अभी न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जो ट्रेनिंग्स होंगे आपको वो करने होंगे, राइट? सो ऐसे ही इस पेपर को भी मैं डिवाइड करता हूं 3 पार्ट में। ICSI ने ये
ओवरऑल वन पेपर रखा है, कोई इसको बाइफर्गेशन नहीं किया है, पार्ट ए बी सी ऐसा कुछ नहीं किया है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, जिसको मैं पार्ट ए नाम देना चाहूंगा, पार्ट ए, पार्ट पार्ट बी एंड पार्ट सी। डन। सो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो हमारे सिलेबस में है टोटल 17 चैप्टर्स। आज के ना कॉन्सेप्ट, आज के जो हमारा जो ये क्लास होगी, जो इसके अंदर हमारा होगा, मैं एक स्टोरी की, एक बोल सकता हूं कि ना एक मीनिंग और स्टोरी के तौर में आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम लोगों को करना क्या है और ये क्या काम आने वाला है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि फ्यूचर क्यों पढ़ रहे हैं, किस काम आने वाली है, ठीक है ना। लाइक आपने कभी बचपन में प्रॉब्लम सम्स किए होंगे, तो अब पता लग रहा है ना कि हमें प्लस माइनस करने में काम आ रहे हैं। कभी आपने स्पेलिंग सीखी होंगी, ग्रामेटिकल्स कुछ पंक्चुएशंस यूज करना सीखा होगा, अब काम आ रही है सेंटेंस फॉर्मेशन में। ऐसे ही ये पेपर हमारा सीएस प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशन नहीं बोल रहा हूं, प्रोफेशन, एंटायर प्रोफेशन, क्यों और कहां यूज आने वाला है, और अगर आपने इस पे कमांड बनाई तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलो, तो इससे भी पहले मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, सर अगर हम ये पेपर में भी जाने से पहले अगर मैं बात करूं लो, एंटायर लो है ना, कोई मुझे बता पाएगा लो का मतलब क्या होगा? कम ऑन, जिसको भी बताया हैंड रेज करके मुझे बता सकता है जी। वन बाय वन प्लीज, प्लीज वन बाय वन। हाँ जी। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फाइन। एनीवन एल्स? अभी तो इतने सारे बोल रहे थे, अभी कोई नहीं बोल रहा। सेम ही है? अच्छा, हाँ जी। इन द कंट्री है, सोसाइटी, वट एवर। और कुछ और बताओ मुझे, कम ऑन। बस चलो, अभी हम डेफिनेशन में नहीं जाते हैं। मेरा ना हमेशा, फाइनल वाला बच्चा तो मुझे जानता है, यूट्यूब पे देख रहा होगा तो वो जानता भी होगा, मेरा ना ऑलवेज एक वे होता है, कोई भी चीज मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ना डायरेक्ट, आज है ना आप लोग बच्चे हो सकता है मतलब एक दो बच्चे को पहले से पता भी हो सकता है, कुछ पढ़ के भी इधर उधर से डेमो लेके भी आए हो, माइट भी हो सकता है, और लेके आना भी चाहिए। आज मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोग ना सब आज न्यू न्यू स्टूडेंट हो, न्यू न्यू बच्चे हो, और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं अपनी नॉलेज आपके सामने शो करूंगा, टेक्निकल वर्ड्स का यूज करूंगा, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है या मैंने सीखा है, मैं भी कभी आप लोगों के साथ था, जहां आप बैठे हो मैं भी वहां बैठा था। तो अगर मैं फर्स्ट क्लास में अगर उन चीजों का यूज करूंगा तो वो फालतू की बातें होंगी। मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से इस पेपर को उठाना, जिससे कि जो आप लोग जब इस क्लास के बाद जाओ ना, हाँ मैं मानता हूं ये पेपर आपने सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा कि यार बड़ा ना केस लॉज वाला पेपर है, या थोड़ा सा टफ पेपर है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज में रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है, मार्क्स कम आते हैं, बहुत सारी आपने इसके बारे में सुनी होंगी। हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें आपने कहीं ना कहीं आपके सीनियर ने आपको बोला होगा, जरूर बोला होगा, जेआईजीएल पेपर के बारे में जरूर बोला होगा कि यार जबरदस्ती का पेपर है, या ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आप हंस रहे हो, आपको बोला गया? नहीं, अच्छा नहीं बोला, वैसे ही हंस रहे हो, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पेपर के बारे में ना जो चीज है वो एक्चुअली रियलिटी भी है। जीआईजीएल का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है सीएस प्रोफेशन के अंदर, एंटायर प्रोफेशन के अंदर अगर मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना जो आप आज यहां तो एक पेपर देख रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बस एक पेपर देख रहे हो, बट आपने एक वर्ड सुना होगा एलएलबी, सुना है? उसके अंदर ये जैसे 17 चैप्टर नहीं है, 17 सब्जेक्ट्स हैं, समझ रहे हो? जो 3 लेवल्स पे हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट है, मतलब ये मोटी मोटी बुक, हजार पेज की बुक मिनिमम आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वहां एक सब्जेक्ट है। तो इसी ना वास्ट बहुत है अपने आप में, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बट आई एश्योर यू, जब आप आज ही बोल रहा हूं मैं, जब इस क्लास के बाहर जाओगे ना, हर क्लास में कुछ कुछ गेन करके जाओगे, एंड एट द एंड ऑफ दिस बैच, जब आपका इस बैच का एंड होगा, आपके अंदर फुल टू कॉन्फिडेंस होगा। जैसे फाइनल वाले बच्चों के भी दिल में कॉन्फिडेंस होता है ना, हाँ हम इसको सीख के ना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे एक्टिविटीज में इसको यूज करना सीखेंगे। मतलब मैं सिर्फ इसको ना एक सब्जेक्ट बना के नहीं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, कैसे आप इस पेपर से अपनी रोज, जब आपकी फैमिलीज जब को डील करेंगी या आप डील करोगे, तो कैसे आपको पता भी नहीं होगा। आप, गारंटी दे रहा हूं, बचपन से आज तक ना जाने कितने लॉज को आपको पता नहीं और आप कंप्लाई कर रहे हो। लाइक मी, अभी मैं गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था, तो क्या ट्रैफिक लॉज में रूल फॉलो करते हुए नहीं आ रहा था? समझ में आ रही है ना बात? तो वो सारी चीजें, लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है, लॉज की एप्लीकेबिलिटीज क्या है, लॉज का क्या यूज होने वाला है, वो सब कुछ हम इस पेपर में पढ़ेंगे। डन। और ओरिजिन कहां है, लॉज ने जन्म कहां से लिया,
टैक्सेशन पढ़ के आए हो, वो भी एक लॉ ही है। ये मत मानना वो प्रैक्टिकल है, टैक्स निकला कहां से है, लॉ, इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी लॉ, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं, लोग क्यों आएंगे सोसाइटी के अंदर, लो सोसाइटी के अंदर क्यों आएंगे, बताओ बताओ, शायद आप वहां तक पहुंच पाओ जहां तक मैं लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल टेक्निकलिटीज से नहीं सोचना है, लेमैन, बिल्कुल एक लेमैन। अच्छा ठीक है जी, आप तो भाई थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में जा रहे हो, इतना तो मुझे नहीं आता, आज की क्लास तो मेरी पहली है। और कोई बच्चा बिल्कुल लेमैन तरीके से, सोसाइटी को, अच्छा सुचारू, ओके। और भाई पार्टिसिपेट करेंगे यार प्लीज, वन वे कम्युनिकेशन ना हो, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ आया हूँ एक्सटेम्पर आपके सामने कुछ भी बोल के मैं जा रहा हूँ और आप लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो। हर बच्चा पार्टिसिपेशन करेगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बताओगे लोग क्यों आते होंगे सोसाइटी में, आपने बिल्कुल ठीक बोला है वैसे, जो भी हिंदी वाला इतना बोला है। बताओगे, डेकोरम, और आप भी बताओ, एक सिस्टम मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सुन रहे हो आप लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, हाँ जी, बस यही वाला, ठीक है। हाँ जी, कुछ और, बिल्कुल बिल्कुल यहीं तक जाना चाह रहा हूं मैं, और कुछ बिल्कुल लेमन तरीके से सोचो, टेक्निकल नहीं सोचना है, हमें नहीं आता है लो, आज हम सीख के जाएंगे, ठीक है ना। मेरे को आप जीरो चाहिए, मेरे को माइनस नहीं चाहिए, मतलब कहीं से सीख के आए हो, गलत सीख के आए हो, प्लीज उसमें मुझे करेक्ट करने में टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग जीरो हो ना, मैं बहुत हैप्पी हूं यार, जीरो से मैं 100 पे लेके जा पाऊंगा, लेकिन माइनस से जीरो पे लाने में मुझे टाइम लग जाएगा। बट जो सोच के आए हो, जो सुन के आए हो, कोई बात नहीं, हम लोग आज न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से। ये मेरा हमेशा वे रहता है, आप लोग भी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, भाई डर लग रहा है, इतनी ऐसी आंखों से मत देखो। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, यूनिटी के लिए, हाँ जी, आप डिसिप्लिन के लिए, ओके, आप भी बोलो बोलो। अरे जोश होना चाहिए आज तो, मतलब यार ईटी से एग्जीक्यूटिव में आए हो, एक स्टेप हो चुका है आप लोगों का, मतलब 10,000 के तो इंसान बन गए हो ना। बोलो बोलो फटाफट बोलो, डिसिप्लिन, हाँ जी, आप भी बोल दो, बोलो जयकारा लगाओ पीछे से ही। बोलो बोलो, डिसिप्लिन, तो ओवरऑल सबका मतलब आ रहा है डिसिप्लिन। सुनो अब जरा, मैं इसको बिल्कुल लेमन तरीके से लेके चलना चाहता हूं, लाइव प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देके चलूंगा जिससे माइंड में सेट हो। कभी बैंक में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं कभी, बैंक में यार लंबी लंबी लाइनों में लगना, मतलब क्या आपने कभी आज से 5-10 साल पहले, आप लोगों की एज तो ऑलमोस्ट नहीं है किसी की इतनी, अपनी फैमिलीज में कभी सुना हो या छोटे बच्चे हो कि यार किसी को आरटीजीएस तो सुना होगा ना सबने, एनईएफटी सुना होगा, अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए पहले कहां जाते थे हम लोग, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, वाटर सप्लाई बिल भरने के लिए, कोई भी बिल पे करने के लिए, लैंडलाइन का बिल पे करने के लिए कहां जाते थे हम लोग, ऑफिस में जाते थे, विजिट करते थे ऑफिस में। आज अगर मेरे को फिजिकली बिल पे करना होता तो क्या मैं आज आप लोगों के सामने होता, मान लो लास्ट ड्यू डेट है, मेरे घर का बिल आए 80,000, मेरे इंस्टीट्यूट का बिल आए 80,000 रुपीज, क्या मैं आज आप लोगों के सामने अवेलेबल होता। मान लो कोई स्टाफ भी नहीं है, चलो मैं एक बिल्कुल लेमन तरीके से बात करता हूं, कोई घर में मेरे स्टाफ नहीं है जो काम करेगा, मुझे खुद ही करना है, क्या आज ऑफ होता ना हम लोगों का। तो क्या मैं बोल दूं, जो हमें कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, हम बैंक में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, या बिल पे करने के लिए लंबी लंबी, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, कंपनी लो पढ़ के आए हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, आरओसी नाम सुना होगा, ये पता है ना उसमें फॉर्म फाइलिंग होती है। कम ऑन गाइस, मेरे को मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, क्या आपको पता है वहां पे फॉर्म फाइलिंग्स होती है। आज से ना मैं 10-12 साल पहले की बात करूं, 15 साल पहले की बात करूं, तो पहले ना ये ई फाइलिंग्स नहीं होती थी, ये बैठ के आप यूपीआई ना नहीं कर पाते थे, आपको क्या करना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, आरओसी की ऑफिस में विजिट करना पड़ता था, समझ में आ रही है बात। अभी आज आप लोग, मैं बात करूं बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोग का ऑनलाइन प्रोसीजर हो चुका है, डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन जाके, मतलब वहां जाके उनके ऑफिस में लंबे लंबे बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, सर हो गया काम, हो गया काम, और समझ रहे हो, सब कुछ चलता था, मिठाई के डब्बे जाते थे वार त्योहार पे, मतलब समझ सकते हो आप, हर चीज होती थी। प्रैक्टिकली डील करता हूं यार, मुझे पता है, तो मैं उन चीजों के बारे में आपको ग्राउंड लेवल से लेके चलना चाहूंगा। तो उन देखो, क्या मैं बोल सकता हूं लोग क्यों आएगा, प्रॉब्लम्स हैं, जब हम लोगों को, लेमैन को कोई दिक्कत होगी, ट्रैफिक की बात करें, चलो मैं एक एग्जांपल कंप्लीट करता हूं, उसके बाद दूसरे पे आऊंगा। अब हमें दिक्कत हुई बैंक की या पे करने की बिल,
समझ में आ रही है बात? अब वो प्रॉब्लम सबको सफर हुई तो उसके सॉल्यूशन करना चाहा। अब सॉल्यूशन क्या हुआ? डिजिटल इंडिया आया। क्या बोल सकते हैं? डिजिटल इंडिया आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया, लेकिन उस सॉल्यूशन से भी क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है। अब सबको पता है डिजिटल इंडिया तो आया, बट उसके साथ साथ फ्रॉड, बोल सकते हैं ना कि यार कभी भी खुशियां खुशियां सिर्फ खुशियां नहीं आएंगी, खुशी के साथ दुख जरूर आएंगे। मतलब सॉल्यूशन तो आया, लेकिन सॉल्यूशन के साथ क्या आया? साथ में चिपक के फ्रॉड आए, या मैं बोल सकता हूं कॉम्प्लिकेशंस आई। क्या फ्रॉड हो सकते हैं? क्या फ्रॉड हो सकते हैं? अभी आप लोग देखते हो, आपको कॉल आती है कि आपका ना कैशबैक आने वाला है और इस लिंक पे जाके ये कर दो, क्लिक कर दो। आप ना कुछ प्राइज विनर हो चुके हो, कुछ 17 लाख रुपीज के, 16 लाख रुपीज के। बस आपको क्या करना है? अपना अकाउंट नंबर देना है। चलो यार, चलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन ड्यू टू फैन ऑफ हो गया। एक्चुअली पावर कट है, तो मैं भी मैनेज करता हूँ, आप लोग भी मैनेज कर लो। अभिषेक ये भी कर दो, वरना बच्चे को अभी चला रहे हैं आप लोगों का। करो स्टार्ट। अभी चल जाएगा, चल जाएगा। लाइव वाले बच्चे चिढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि आप विदाउट फैन बैठे हो। कोई नहीं, चलो। तो मैं कहां था? एक बार उस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं। देखो, लिसन लिसन एवरीबॉडी। हमें कोई चीज की नीड अराइज होती है या जरूरत अराइज होती है, जरूरत लगती है। लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आप लोगों को कि बैंक में ट्रांसफर करना था, बिल की पेमेंट करनी थी, राइट? आई एम राइट? समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन निकालना है ना हम लोगों को। तो उस चीज से हमने सोल्यूशन निकाला। क्या निकाला? सर डिजिटल इंडिया ले आओ। क्या ले आओ? डिजिटल इंडिया। ऑनलाइन पेमेंट का वे ले आओ, बिल की पेमेंट का ले आओ, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का ले आओ, यूपीआई सिस्टम ले आए, सोल्यूशन ले आए। बट क्या आपको नहीं लगता उस सोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है? बिल्कुल। अब मान के चलो, अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं होता, अगर कोई भी ऐसा लॉ नहीं होता जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, तो क्या आप लोग पेमेंट करते? टेल मी गाइस। मुझे नहीं लगता कोई करता। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कोई करता। सबको ही लगता अगर मैंने पेमेंट किया और वो बिल नहीं भरा गया तो, और मेरे से डिपार्टमेंट ने दोबारा बोल दिया कि आप दोबारा से बिल पे करो, फिर हम क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात? अब आपके पास सबूत है ना कि सर मेरे पास वो बिल की डिडक्शन है, मेरी स्टेटमेंट है, उसको मैं डिपार्टमेंट को शो करूंगा तो डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। इज इट ओके और नॉट? तो क्या इससे रिलेटेड लॉ आया? क्या लॉ आया? साइबर लॉज। साइबर लॉज, आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूं। ब्लिंकिट का नाम सुना है? ब्लिंकिट क्या होता है? प्लक झपकाते ही खाना आना। भाई गर्मी लगी है बच्चों को, और क्या होगा अगर हम ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगवाएं तो? तो एक बच्चे ने या मान लो ऑर्डर किया आइसक्रीम का। अभी सुनना, जरा सुनो मेरी बात। अभी इतना खुश मत हो आप लोग। आइसक्रीम मंगवाई भाई, बहुत अच्छे वाली आइसक्रीम आई है। कौन सी आएगी? क्वालिटी कौन सी अच्छी कंपनी लगती है? क्वालिटी किंग। हाँ जी, वेनिला। चलो बटर स्कॉच वेनिला। एक बच्चे, अरे मतलब वो नहीं, वोडका नहीं मंगवानी मतलब वो खुश हो गया। वो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता वो आती होगी। अल्कोहल वगैरह शायद ऑनलाइन नहीं आएगी, शायद, माइट भी आती हो, मैं नहीं पीता हूँ तो मुझे नहीं पता है। तो हाँ, चलो आपने आइसक्रीम मंगवाई, ठीक है, डन, मंगवाई। अभी कम से कम आई नहीं, फील तो करो आ गई। ठीक है, हाँ भाई, हाँ बिली चलो आइसक्रीम आई और खा ली आपने, ऑनेस्टली खा ली, और उसके बाद आप देखते हो तो एक्सपायर्ड है। अब कैसा फील हो रहा है? हाँ जी, आपने तो खा ली, कैसा फील हो रहा है? ओ, नहीं, क्या करोगे अब? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हाँ जी, मैं ऑनेस्टली, अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती ना, मैं आप लोगों के बीच में आके पढ़ाता हूँ ऑनेस्टली, बट अब वो बच्चे बोलेंगे हमसे नाराज हो फिर आप। हाँ जी, हमारी गलती क्या है?
हमने देख के नहीं खाया, ठीक है। बट देखो मैं आपको बताऊं, टेक्निकलिटीज में नहीं लेके जाऊंगा, दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं, लेटेंट डिफेक्ट और वो, चलो उनके बारे में मैं नहीं जाता हूं। चलो मान लो आपकी गलती थी, आप अनपढ़ हो, आपको नहीं पता यार, बड़ी एज है आपकी, आइज आपने किसी अपनी दादी माँ के लिए या फादर के लिए, उनको नहीं पढ़ना आता और उनके लिए आपने मंगवा दिया, उनको नहीं दिख रहा तो उन्होंने, फिर बताओ, चलो मैं एक और इसमें वो लगाता हूं। अब क्या करोगे आप? आपके पास राइट है, क्या राइट है? प्रॉब्लम थी सर, गर्मी में उठ के बाहर नहीं जाया जा रहा था, सॉल्यूशन आया, क्या है सॉल्यूशन आया? ब्लिंकिट। अब सॉल्यूशन तो आ गया, बट उस सॉल्यूशन की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई तो उसको प्रोटेक्ट भी तो कोई करेगा। किसने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आ रही है बात? या फिर और जो लॉज, उसकी वजह से अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप क्या कहां जाओगे? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जो आपको प्रॉब्लम आई। समझ रहे हो मेरी बात? तो लॉ जन्म कहां से होता है? अभी मैं आपको कोई टेक्निकलिटीज नहीं बता रहा हूं, थ्योरीज आई या फिर स्कूल्स आए, वेरियस वेरियस स्कूल्स आए, मैं वहां नहीं लेके जा रहा हूं, बहुत सारी जगह आपको सारी चीजें बता दें। नहीं, अभी मेरे को आपको यह बताना लॉ बनते क्यों हैं। मैं रोड पे जा रहा हूं, आप रोड पे जा रहे हो, अगर ट्रैफिक लॉज नहीं होते तो क्या आपको लगता है कोई भी 100 से कम स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता? भाई आज के टाइम जल्दी किसको नहीं है? मुझे बताओ, जल्दी किसको नहीं है? हर इंसान को जल्दी है ना आज के दिन। हर इंसान चाहता है कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं, चाहे घर पे जाके खाली बैठना हो, बट टाइम से पहले पहुंच जाऊं। तो क्या वो करने के लिए, क्या रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए कुछ लॉज आए? प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी? रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे। सॉल्यूशन क्या लेके आए? हाँ जी, पेनल्टीज लो लेके आए। अब लो ला दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके अंदर हमने क्या प्रोविजंस डाले? पेनल्टीज के। उससे भी कुछ नहीं हुआ। देखा आपने, रिसेंटली 2 साल पहले लॉज चेंज हुए हैं। पहले जो हमारा चालान कटता था 500 रुपए का, जो 5,000 का कट रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? लॉज लेके आए। अब आप, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, अब आप बता सकते हो लोग क्यों आते हैं एक सोसाइटी के अंदर? किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ जी गाइस, कम ऑन। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने जन्म लिया या लॉ आते हैं। दूसरा, क्या मैं बोल दूं कस्टम, यूसेज, ट्रेडिशन, प्रचलन, प्रथा? सुना होगा ये चीज, पास्ट प्रैक्टिसेस। आप देखते हो सर, कोई चीज ना ऐसी चल रही है, सती सिस्टम, सुना है सबने सती सिस्टम? पहले ना क्या होता था, पहले लेडीज को साथ में ही, मतलब क्या कर देते थे, अगर उसके हस्बैंड की वो हो जाए तो विडो को साथ में कर देते थे काम, उसका मतलब जो भी है, अब मैं क्या बोलूं, मतलब हो जाता था। समझ में आ रही बात? तो गलत नहीं था यार, इंसान तो था ना, इंसान तो है ना। दर्द नहीं होगा हमारा जरा सा, किचन में काम करते टाइम जरा सा वो हो जाए, कैसा लगता है? साइलेंसर, बाइक चला रहे हो, साइलेंसर पे पैर लग जाओ, जल गए हम लोग। समझ में आ रही बात? तो वो जो गलत, अच्छा एक चीज अब आप समझ पाओगे, कुछ लॉज ऐसे हैं जो करने के लिए बोलते हैं, प्रोवोक करता है कि आप कुछ अच्छा काम करो। लाइक आईटी, इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ोगे, वहां आप देखोगे डोनेशन, देखोगे कि डोनेशन अगर आप दोगे तो डोनेशन देने से क्या होगा? आपको रिबेट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, लो के अंदर फायदे मिलेंगे। कुछ लॉज ऐसे बनाए जाते हैं, आपको पॉजिटिव कुछ करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन वहीं पे कुछ लॉज ऐसे बनाए जाएंगे जो आपको फोरबिडन करेंगे, फोरबियर करेंगे, रोकेंगे। ट्रैफिक लॉज, तेज नहीं चलाना है, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके के लॉज बनाए जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हुई कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन आया और उस सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लॉज लेके आते हैं। फर्दर, लॉ ले आए लेकिन लॉ के अंदर आपने सॉल्यूशन नहीं दिया। लॉ ले आए लेकिन लॉ के अंदर आपने प्रोविजन नहीं बनाए। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्या फायदा होगा? गर्मी लग रही है आप लोगों को? फैन के नीचे बैठे हो, फैन चल नहीं रहा क्या? वो पीछे गेट ओपन ही कर लो ना, हवा वो होती रहेगी, अगर गर्म हवा नहीं हो रही है। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी ये सेम चीज हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी आज लाइटिंग इश्यू चल रहा है काफी। चलो, लिसन गाइस, लिसन। कोयला, कोयला, हीरा कहां से निकलता है? कोयले में से। कोयले को क्या करना पड़ता है? हमारा आईसीएसआई यही बोलता है, हम अपने बच्चों को तपाएंगे, मतलब वीजी स्टेडियम ये नहीं बोलता है, आईसीएसआई ये बोलता है हम बच्चे को तपाएंगे और फिर उसमें से हीरा निकालेंगे। अभी हम लोग कोयला हैं, और जब कोयले को हम जितना तराशेंगे ना, जितना तराशेंगे उसके बाद ही वो हीरा बनेगा। अगर आप रेडी नहीं हो ना तराशने के लिए, देखो एक छोटी सी कहानी सबने शायद सुनी होगी, पत्थर वाली। एक पत्थर था, देखो खान से निकला। एक पत्थर के ऊपर ना हम लोग थोड़ा सा, जैसे ही उसके ऊपर वो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो पत्थर काम करता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या? लो काट। चलो यार, जो भी उसका मिस्त्री था, अब मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा क्या बोलते हैं तो। हाँ जी, मूर्तिकार।
हाँ जी। तो वो क्या करेगा, उसको ना उसने बनाना शुरू किया, उसको शेप देनी शुरू की, और एक पत्थर ने बड़ी जोर से तेज तेज चीखना स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको नहीं बोल रहा, मतलब रोना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, उसने उसको वहां के वहां छोड़ दिया, और वो क्या हुआ, घर में फर्श पे आके लग गया। चलो भाई कोई बात नहीं, अब तू चीख रहा है तो कोई नहीं। दूसरे पत्थर को वो बार बार तराश रहा है, मूर्तिकार बना रहा है, बार बार तराश रहा है। वो शांति से है, थोड़ा बहुत रो रहा है, देखो दर्द होगा तो हर इंसान परेशान तो होगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या देख रहा है कि उसकी पूजा हो रही है। मतलब वो क्या बन गया, एक मंदिर में पत्थर की एक मूर्ति, मतलब भगवान बन के बैठा है और दुनिया उसकी पूजा कर रही है। तो वही चीज हमारे सीएस वाले बच्चों के साथ है। अगर हम लोग जितना अब यहाँ एफर्ट लगाएंगे ना, फील्ड है हमारी, ये प्रैक्टिस सेशन है ये हमारे, जहां हम इतना एफर्ट्स लगाएंगे ना, एग्जाम में या प्रोफेशनल लाइफ में जानने के बाद आपको तपना नहीं पड़ेगा, फिर आपकी पूजा की जाएगी, फिर आपके साइन की भी वैल्यू होगी। फिर जब आपसे कोई सिग्नेचर लेगा ना, वो ऑटोग्राफ बन जाएंगे, फिर वो एक सिग्नेचर नहीं बनेंगे। तो आज अपना विजन सेट कर लो कि अब हमें ना 2 से 3 साल बस अपने प्रोफेशन को देने हैं। दुनिया इधर से इधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, कैसे सो कोरोना आए, बट हम अपना सीएस का विजन नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कोरोना में छोड़ चुके हैं सीएस का, अगर आपको नहीं पता तो छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं सीएस। 3 4 अटेम्प्ट हो गए, बेचारे नहीं निकल रहे, नेगेटिव हो जाते हैं बैठे बैठे, बट आपको ऐसा नहीं करना। तो चलो, ये समझ में आपको लो वाली बात समझ में आ रही है ना। अब मेरे को कोई बच्चा ही बताएगा, चलो आज मैं इसके पार्ट ए की तरफ मूव करता हूं, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। क्या हो रहा है, ये चल नहीं रहा। एक बार दोबारा बोलना उनको। चलो सुनो, अगर मैं बात करूं इसमें आपको, लो की डेफिनेशन को लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोगों ने भी मुझे बोला लो का मतलब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, और क्या बोल सकते हैं, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है, ईईटी में पढ़ा होगा सब बच्चों ने। सॉरी, अरे यार पढ़ा है, आवाज कहां है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, बोथ। 123 एंड 213, ये वर्क नहीं कर रहा, 123 एंड 213, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस। अब मेरी बात का ध्यान दो, सर लो के बारे में हमें सबको पता चला, लो के बारे में हमें सबको पता चला। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो आज मैं इस सब्जेक्ट को आईसीएसआई ने डिवाइड नहीं किया है, मैं एक डिस्क्लेमर लेके चलना चाहूंगा। प्लीज कोई बच्चा बोले सर ये तो हमने मॉड्यूल खोल के देखा है, मॉड्यूल ओपन किया है, बट ये तो सर डिवाइड नहीं किया आईसीएसआई ने, और आपने कहां से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात, ये मैं प्योरली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने इसको डिवाइड किया है, और वेटेज वाइज मैं अपने अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। सर सबसे पहली चीज अगर मैं आपके सामने बात करूं, सर पार्ट ए, ज्यूरिस प्रूडेंस, क्या बोल दिया, ज्यूरिस प्रूडेंस। आपने सुना होगा पहले कभी ये वर्ड, एग्जीक्यूटिव ईटी प्रोग्राम के अंदर सुना है कभी, किसी ने सुना है ज्यूरिस प्रूडेंस, कभी वर्ड सुना है, एनीवन इन द क्लास, कम ऑन गाइस। हाँ जी, सुना है, सुना सुना है। हाँ जी हाँ, नॉलेज ऑफ लॉ, एनीवन। देखो मैं वही चीज रिपीट करूंगा यार, आप लोग सुन सुन के मतलब रिटेन हो जाएगा आपको ये बात, बात रिटेन हो जाएगी। क्या, कि कोई भी चीज पढ़नी है, अगर मैं पूरा का पूरा भार एक बार में लेके चलूंगा ना अपने कंधों पे, मैं थक जाऊंगा, और थकने नहीं देना। तो क्या करें, ज्यूरिस प्रूडेंस, ज्यूरिस प्रूडेंस। इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी, सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे यहां जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। एनीवन जो आर्ट्स से हो, साइंस, ओ माय गॉड, साइंस में भी पीसीएम या पीसीबी, पीसीएम, हाँ जी पीसीएम, ठीक है जी। चलो, तो इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें बोलते हैं ना इकोनॉमिस्ट, कौन होते हैं इकोनॉमिस्ट, एटी में पढ़ा होगा यार इकोनॉमिस्ट, कौन होते हैं इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, सॉरी, अरे भाई नाम नहीं, मैं भूल गया हूं। आप बताओ कौन होते हैं इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं।
जो बताते हैं ये हमारा इकोनॉमिक्स क्या है। समझ में आ रही है? ऐसे ही लॉ में भी देखो दो वर्ड होते हैं, नॉर्मली हम लोग दोनों में ना कंफ्यूज रहते हैं। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो और टीचर्स भी शायद आप लोगों को कंफ्यूजन में ये चीज क्रिएट कर दें। लॉ मेकर और ज्यूरिस्ट बोथ आर सेपरेट टर्म्स। कम ऑन गाइज, क्या बोला मैंने, रिपीट करो। लॉ मेकर और ज्यूरिस्ट बोथ आर सेपरेट टर्म। लॉ मेकर कौन होगा? जो लॉ बनाता है। लॉ कौन बनाता है? ईटी में पढ़ा है सबने, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, सुना होगा ना सबने। तो ऐसे ही जूरिस्ट कौन होगा? जो लॉ के बारे में अपने व्यूज रखते हैं, जो लॉ के नेचर के बारे में बताते हैं, लॉ के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। लॉ हमारा क्या है? पॉजिटिव है। लॉ हमारा क्या है? नॉर्मेटिव है। लॉ क्या साइंस है? कभी किसी ने सुना है लॉ साइंस है या लॉ आर्ट है? समझ में आ रही बात? लॉ एक अपने आप में, लॉ की भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, या लॉ भी अपने आप में एक आर्ट है, बस जो भी पढ़ेगा बस उसको पढ़ लेगा, या फिर लॉ बस रटा रटाया है, बस जो डालो उससे वही चीज निकल के आएगी? क्या केमिस्ट्री है लॉ? समझ में आ रही बात? तो जूरिस्ट क्या बताएंगे? लॉ का नेचर क्या है, लॉ की डेफिनेशंस क्या है, सब अपने अपने व्यू पॉइंट देंगे। लेकिन लॉ मेकर का क्या काम होगा? लॉ को बनाना। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इन दो टर्म्स में, ठीक है? अच्छा, एक चीज और अपनी खुद की ना डिक्शनरी प्रिपेयर करके चलेंगे। बच्चा बोलेगा हाय इतनी मोटी डिक्शनरी, ऐसे नहीं। देखो हर बच्चा हर सब्जेक्ट की एक कॉपी बनाएगा, ठीक है? कहीं से भी आप लोग पढ़ो बट हर पेपर की एक कॉपी बनाओ। समझ में आ रही है? उस कॉपी का लास्ट कुछ पेजेस, 10 पेजेस अलग कर लो, उसमें जीरो काटा नहीं खेलना। कभी बोर हो जाओ और पीछे बैठ के वो अपना ले बोर हो रहे हैं, मेरी जीरो है तेरा काटा अपना लग रहे हैं और वहां कॉपी पास कर रहे हैं। प्लीज प्लीज अब सीरियस हो जाओ चीजों को लेके। लास्ट में एक डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी का मेरा कंटेक्स्ट है जो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, आज मैं कुछ भी ऐसी यूज नहीं करूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब जिसका आपको समझने में दिमाग यूज करना पड़े, ऐसा मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो ऐसी डिक्शनरी बनाओ, हर सब्जेक्ट की बनाओ, और बैक में ना वर्ड लिखो और उसका मीनिंग लिखो। अगर टीचर बोल रहा है रोको, सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, प्लीज इसका मतलब बताओगे हमें? समझ में आ रही है बात? अपनी खुद की डिक्शनरी बताओगे ना, वो चीज क्या होगी? सारे एंटायर सीएस प्रोफेशन के अंदर आपके काम आएंगे वो वर्ड। आज आप लोगों को अगर एक बात हो, मैं मान के चलता हूं हर बच्चा ना, हिंदी मीडियम वाला बच्चा बैठा है यहां, मैं किसी बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल या कोई इतना ग्रेट या इतना इंग्लिश मैन नहीं मान के चल रहा हूं यार सबको इंग्लिश फराटे से आती है, नहीं। हो सकता है ऐसा बच्चा है ना भी बैठा हो जिसको प्योरली इंग्लिश आती है। मेरे सीएस फाइनल में भी ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो हिंदी में पेपर लिखते हैं जिनको इंग्लिश पता भी नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं। तो मैं अभी से क्या चाहता हूं, लो और इंग्लिश बोथ आर सेपरेट टर्म। इंग्लिश मैं मानता हूं हेल्प करेगी, मैं मानता हूं इंग्लिश हेल्प करेगी लो को इंटरप्रेट करने में, समझने में। बट एंटायर अगर आप ये मान रहे हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लो बस आप रीड कर लोगे काम चल जाएगा? नो 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 नो, बिग नो। शेल, आप इंग्लिश में क्या करते हो? शेल को क्या मैं जा सकता हूं? और आप लो में शेल को कैसे यूज करते हो? मैंडेटरी शेल, मतलब पावर आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मैं सर कर सकता हूं प्लीज, समझ में आ रही है बात? डिटरमाइन एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, डिटरमाइन मतलब क्या होता है डिटरमाइन का? कम ऑन गाइस, डिटरमाइन, डेटरमाइन। लो में ना इसको बहुत सारी चीजें और भी बोलते हैं, कैलकुलेट। डिटरमाइन का मतलब कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात? तो हर चीज ना, हर चीज तो नहीं बोलूंगा बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इंग्लिश में अलग मीनिंग होंगे, लो में अलग मीनिंग होंगे। तो प्लीज आज से एक हैबिट बना लो, जो भी वर्ड आपको ऐसा लगे जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है टीचर से पूछो। अगर टीचर फ्लो में और आपको शर्म आ रही है सर अभी तो हम नहीं पूछ पाएंगे, बाद में डिक्शनरी से देखो और उसको वेरीफाई करवाओ। समझ में आ रही है बात? तो आपको वो करना होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि जूरिस्ट का मतलब जूरिस्ट का मतलब और किसका मतलब लॉ मेकर का मतलब अलग अलग बात है। चलो जूरिस्ट का मतलब बताओगे क्या होगा? सॉरी, लॉ के नेचर को बताना। फिलहाल तो जूरिस्ट का मतलब होता है लॉ, सिर्फ लॉ। कम ऑन गाइस, जूरिस्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। कम ऑन, समझ में आ रहा है? जूरिस्ट का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। क्या मैं इसको व्हेन वी कंबाइन बोथ दीज टर्म, तो क्या मैं इसको एंटायर जूरिस प्रूडेंस को क्या मैं अपने आसान शब्दों में बोल सकता हूं? दिस इज द
नॉलेज ऑफ लॉ। या फिर इसको और मैं प्लेन भाषा में बोलूं, लिख लो, एक लाइन लिख लो, काम आएगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। कम ऑन गाइज, समझ रहे हो? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। ये ना अभी उस साइंस से रिलेट मत करना, आर्ट साइंस में अभी वहां नहीं लेके जा रहा हूं, जब चैप्टर आएगा ना जब लेके चलेंगे वहां। फिलहाल क्या मैं बोल दूं, कम ऑन, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? पढ़ना, रिसर्च करना। किस चीज के बारे में? यहां मैं साइंस को क्या मैं डिनोट करूं? पर्पस या इंटेंट। कम ऑन, जच रहा है सेंटेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है पढ़ना। क्यों लॉ आया, लॉ आने के पीछे क्या इंटेंशन है, लॉ आने के पीछे क्या पर्पस है। तो अब कोई भी लॉ पढ़ना है यार, कोई भी चीज है, पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा ना, एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों आया होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपने पढ़ा है बचपन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबने ईटी प्रोग्राम के अंदर पढ़ा है। इसमें एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ोगे सेकंड ग्रुप में इन द पेपर ऑफ ईबीसीएल। क्यों आता है कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन गाइज, मुझे आंसर चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए। क्यों आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की साइंस क्या है, क्यों आया, किस बेस पे है, पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के पीछे? कम ऑन, पार्टी डिफॉल्ट ना करें। क्या मैं बोल सकता हूं दो स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे के साथ, जो ट्रांजैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना, उनके बीच में कॉन्फिडेंस लाना, ट्रस्ट इश्यूज, अवॉइड ट्रस्ट इश्यूज। बोल सकता हूं ना भाई, आप हो, मैं हूं, आप और मैं जानते नहीं है। अब मैं कोई भी ट्रांजैक्ट करता हूं, लाइक अगर मैं बात करूं, मेरी ना सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में बुक्स आती हैं, और ऑल ओवर इंडिया में आज मैं एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूं, अगर 1000 बच्चा सीएस बनता है तो उसमें से 990 बच्चा मेरी बुक, ड्राफ्टिंग की, गवर्नेंस की मेरी बुक पढ़ के सीएस बनता होगा। कहीं आप डाल के देख लेना, अगर 1000 बच्चा सीएस बनता है तो 990 बच्चा ऐसा होगा जो मेरी गवर्नेंस की बुक पढ़ के सीएस बना होगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं आपको। तो क्या अगर अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट डाल दूं, कम ऑन गाइज मेरी तरफ ध्यान दो, अगर मैं कोई ऐसा कंटेंट डाल दूं उसके अंदर कि जो गलत हो, या उसके अंदर मैं कुछ पुरानी चीज उठा के डाल दूं और बच्चा उसकी वजह से फेल हो जाए, तो क्या आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? आपने उसको परचेज किया भाई, किस बेस पे किया है? मैंने उसके ऊपर एक वर्डिंग लिखी है, 100% पेपर कवर्ड फ्रॉम माई बुक। ये मैं, इसकी टैगलाइन है मेरी कि मैं गारंटी देता हूं 100 के 100 नंबर का पेपर मेरी बुक से कवर होता है, उससे बाहर आज तक नहीं हुआ। 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं सीएस फाइनल के, आज तक मेरी बुक से बाहर एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आया। क्या ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक स्टेटमेंट है, का कॉन्ट्रैक्ट है? और क्या इस बेस पे आपने मेरे को क्या किया है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना आपका और मेरा, भले ही मेरे से आपने डायरेक्ट परचेज नहीं किए बट बना ना। तो कौन इसको प्रोटेक्ट करता है? क्यों आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जब दो स्ट्रेंजर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज होगा, इन केस अगर उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, गाड़ी आती है, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या आप रिप्लेस नहीं करोगे? समझ में आ रही है चीज? क्या आप उसके अंदर ठीक नहीं करवाओगे, कोई भी चीज मंगवाओगे, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच की ब्रिज द गैप बिटवीन टू पर्सन, क्या एक ब्रिज का काम नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट? दो स्ट्रेंजर्स को जोड़ने का काम नहीं करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो वही चीज है, कोई भी लॉ आता है तो वो क्यों आता है, उसकी स्टडी को पढ़ना, उसके पीछे की साइंस को पढ़ना, क्या बोला जाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर लॉ के बारे में पढ़ रहे हो। क्या बोला मैंने आपको? किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में पढ़ना ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है, एंटायर लॉज के बारे में पढ़ना क्या होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। समझ में आ रही बात? तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को ये चैप्टर भी स्टार्ट नहीं करना आपका नेक्स्ट क्लास से। अभी तो जस्ट मैं एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये चीज समझ में आई सर, सब्जेक्ट का जो पार्ट ए है वो मैंने क्या बताया आपको? ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या समझ में आया ज्यूरिस्प्रूडेंस से? बोलो अपने मुंह से। नॉलेज ऑफ लॉ, या फिर स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है लॉ बनाने के पीछे? सर इस पार्ट में ना मैं आपको 2 चैप्टर्स कवर करूंगा, मैं आपके 2 चैप्टर्स कवर करूंगा। हर इंसान का अलग अलग वे है, बट मैं इसके अंदर कितने चैप्टर्स कवर करूंगा? आपके 2 चैप्टर्स। तो पहले पार्ट ए में आपके होंगे 2 चैप्टर्स,
फर्स्ट वन इज, देखो खेल खेल में ना पूरा जीएचएल का पेपर के सारे सब चैप्टर्स आपके टिप्स पे हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज कर रहे हो पहले ये तो पता हो ना पढ़ना क्या है यार, उसका पाथ तो पता हो ना आपको, चलना कहां है। सीएस में पता है 6 पेपर देने हैं, 7 पेपर देने हैं, 3 लेवल हैं, तो कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले भी तो पता हो ना क्या क्या पढ़ना है इस पेपर के अंदर हमें। समझ में आ रही है ना बात, तो पहले वो पता होना चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ लॉ पहले बस आप ये लिख लो, सोर्सेज ऑफ लॉ। सर इसके अंदर भी ना कुछ नहीं है, सोर्सेज का मतलब होता है ओरिजिन, लॉ का जन्म कहां से हुआ, लॉ का जन्म कहां से हुआ, उसको भी मैं बहुत इजीली तरीके से आपको बता दूं, इन डेप्थ मुझे नहीं लेके जाना है। सर 2 तरीके से मैं इसका जन्म मानता हूं कि हम लोग करेंगे। एक तो सर वेरियस वेरियस स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, और वेरियस वेरियस जूरिस्ट है। आया ना टर्म जूरिस्ट। सर 1 या 2 नाम मैं आपके सामने बता दूं, ऑस्टिन, सैलमन, भाई हो जाने चाहिए, ऑस्टिन, सैलमन, जस्टिन, कैल्सन। ये ना बहुत सारी थ्योरीज पढ़ोगे आप लोगों की। कोई तो ये बोलता है ये ना थ्योरीज हैं, कुछ तो स्कूल्स हैं और कुछ क्या हैं, थ्योरी। स्कूल में लिखना चाहो तो लिख लेना प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। एक चैप्टर नंबर 1, हाँ जी, सॉरी नेचुरल, हाँ कुछ तो बोलते हैं इसमें नेचुरल है, कुछ बोलते नॉर्मेटिव है, कुछ बोलते पॉजिटिव है, इसके बारे में सारे बोलते हैं। और एक बात बताऊं मैं मजे की बात, आईसीएसई का फेवरेट चैप्टर है, इस बार भी 13 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा है। क्या होता है 13 मार्क्स, मतलब आपके पेपर का 15% सिर्फ एक चैप्टर से आया है। आप समझ के चलना ये चैप्टर आपके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके क्या कहते हैं सीएस एग्जाम के अंदर, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लड्डू सा चैप्टर है, समझना आप, लड्डू सा चैप्टर है, और 13 से 15 नंबर का चैप्टर आ रहा है यार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आए जा रहा है, आए जा रहा है मैंडेटरी। अभी मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करवाऊंगा कैसे पेपर्स आते हैं, उस हिसाब से वे ट्रैक पे पढ़ेंगे। मेरी क्लास के एसओएस आपके लिए क्या होंगे, सेलिएंट पॉइंट्स, मेरी क्लास के यूएसपी क्या होंगे, मैं सारा कुछ लिखवाऊंगा, नहीं लिखवाऊंगा, मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा, मेरे नोट्स के अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या स्कैनर नाम सुना है आपने कभी, स्कैनर क्या होते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स, क्या वो भी आपको रेफर करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, सर आपकी बुक के अंदर ही होंगे। मैं अभी आपको बुक भी दिखा दूंगा, सब कुछ उसके अंदर होगा, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको लिख के बोल रहा हूं, बस आप क्लास में आ जाओ, क्लास का पढ़ लो। और एक वादा आज आप मेरे से और अपने आप से करके जाओगे, फर्स्ट क्लास है, घर जाने के बाद 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट आप मुझे दे देना, मेरे पेपर को 30 मिनट दे देना यार। आज आप मेरे कहने से दे दो, फिर है ना ये पेपर आपको टाइम देगा, फिर है ना पूरी जिंदगी ये पेपर आपको करके देगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। 95% सीएस बच्चों का ध्यान होता है सिर्फ कंपनी लॉ में, 5% स्टूडेंट्स का ध्यान होता है जो जनरल लॉज में, एंड आई एम द वन, आई एम द वन जिसका जनरल लॉज में, मतलब आपको ना कंपनी लॉ के टीचर ढेर सारे मिल जाएंगे कहीं कहीं पे भी। या 95% जो काम करते हैं सीएस वो क्या करेंगे, सेक्रेटेरियल वर्क, क्या करेंगे, सेक्रेटेरियल वर्क। बट अगर मैं बात करूं 5% सीएस मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो ट्रेडमार्क का, जो कॉपीराइट का, जो पेटेंट का, या जो आर्बिट्रेशन में, या जो कंपटीशन में, या जो इन स्पेशलाइज्ड इन लॉज के अंदर डील करते होंगे। तो बात बताओ किसके पैसे ज्यादा होंगे, जो 5% वाले होंगे। तो प्लीज ध्यान रखना कि ये इस पेपर को ना अपना सिर्फ पेपर मान के मत पढ़ना, सीएस फाइनल का 400 मार्क्स डिपेंड करते हैं इस पेपर पे। कितना, 400। नीड अराइज हुई, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जब फाइनल में आ रहे थे उनका बेस 0, जेआईजीएल का बेस 0, कोई बच्चा सेल्फ कर रहा है, कोई ऐसी ऐसी जगह से कोचिंग ले रहा है कि चलो भाई बस पढ़ना है और पास करना है, बस पास हो गए सर, 65 मार्क्स आ गए। जब फाइनल में आके बैठते हैं उनको तो यही नहीं पता कि भाई इसका मतलब क्या है। समझ में आ रही है बात, फिर फाइनल में वो दोबारा 0 से पढ़ रहे हैं, फिर वो फाइनल में दोबारा 0 से आ रहे हैं, फिर उनका एक अटेम्प्ट तो लगना ही लगना है। जो फाइनल में एग्जीक्यूटिव का पढ़ेंगे और 400 नंबर में पढ़ना है, जो यहाँ चैप्टर है, फाइनल में भी चैप्टर्स हैं, फाइनल में भी सेम सिलेबस है जो आपको 4 पेपर में डिवाइड हो जाएगा जाके। तो पूरा फोकस रखना है, मैं बताऊंगा आपको आने वाली 1-2 क्लास मेरी यही होने वाली है कि ये कोर्स क्या है आपका, फिर मैं कंटेंट के ऊपर भी आऊंगा, आप टेंशन मत लो। बट पहले ये तो बताओ ना कि हमें पढ़ना क्या है। मैं डायरेक्ट कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आपको तो यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको बहुत सारा, बट आपको इस पेपर के बारे में तो पता हो ना कुछ, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अच्छा एक बात अभी ना आप लोगों ने मुझे बोली थी, लॉ कौन बनाता है,
फिलहाल तो ये लो हमसे बनवाना चाह रहे हैं। ओ भाई, इधर ध्यान दो। देखो, अरे वाह, मतलब बच्चा बोलेगा, अभी चीखना स्टार्ट कर देगा। हमारे 3 ऑर्गन्स क्या है? आंख, नाक, कान। क्या है? 3 ऑर्गन्स। चलो जी, लेजिस्लेचर, ये आपका टाइम पास नहीं होगा, इससे मैं एक चैप्टर का जन्म करूंगा यहां से। एंड देन द जुडिशरी। चलो जी, इसका प्राइम काम क्या होता है? लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग। इसका काम क्या होगा? इंप्लीमेंट करना, है ना? एडमिनिस्ट्रेट करना, इंप्लीमेंट करना। इसका काम क्या होगा? सेटल करना डिस्प्यूट्स को, एक तरह से मान लो, ठीक है? जो भी इनकी वजह से डिस्प्यूट्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेट एंड सेटल द डिस्प्यूट। इतना समझ में आया है सब बच्चों को? सर, इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज आ जाएंगी? कम ऑन गाइज। पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा वगैरह, ठीक है? पार्लियामेंट। और यहां अगर स्टेट लेवल के लॉज बनाने हैं तो कौन आएगा? डन। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईटी में पढ़ के आए होगे, सबको पता है, ठीक है ना? जब ये चैप्टर आएगा ना, जब मैं बहुत इन डेप्थ जाता हूं, मेरी 23 क्लासेस लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट बैच में भी आप देख सकते हो उठा के, अप्रोक्सीमेटली 38 आवर्स मैंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे डिवोट किए थे। 38 आवर्स मायने रखता है। दुनिया का तो पूरा कोर्स ही 50-60 घंटे में पूरा हो जाता है, मेरा 38 आवर्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने डिवोट किया था। तो ये चीज ध्यान रखना। वो चैप्टर कितने मार्क्स का आया पेपर में? 20। कितने मार्क्स का? 20। तो कम से कम 2 घंटा, 1 नंबर का तो बनता है ना, कम से कम मेहनत बनती है ना। पूरी लाइफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम आने वाला है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अभी आपने सबने मुझे बोला सर लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? अच्छा, इसमें कौन लोग आते हैं? मिनिस्ट्रीज। स्टेट। एग्जैक्टली एक वर्ड में डिनोट करूं तो क्या होगा? स्टेट कौन सी? हरियाणा, पंजाब, यूपी? अबे नलायक, मैं समझा पढ़ा लिखा आंसर मिलेगा। स्टेट कौन सी स्टेट? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रही बात? तो एक प्यारा सा आपने आर्टिकल पढ़ा होगा ईटी प्रोग्राम के अंदर, स्टेट। स्टेट सुना होगा ना सबने? तो सर यहां एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगी? स्टेट। समझ में आ रहा है? चलो, इन जनरल लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव? सर इनको क्या मैं बोल सकता हूं, इनका फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना। एग्जीक्यूशन को एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं ना। जो लॉ बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, और क्या प्रॉपरली वो रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास ही जाते हो ना आप कोई कोई चीजों को लेके, लॉ तो एमसीए ने बना दिया, अब फॉर्म फाइलिंग कहां होती है, सारा कौन कौन देखता है सारा काम? आरओसी। समझ में आ रही बात? तो क्या बोल रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बात समझ में आ रही है? और यहां तो आपको सबको पता ही होगा यार, कोर्ट। अब कंपनीज एक्ट वगैरह के लिए आप पढ़ोगे स्पेशल कोर्ट्स एंड ऑल दैट, सेक्शन 435 वो आपके सिलेबस में आता रहेगा। डन? इतना समझ में आ रहा है सबको? लेकिन क्या आपको नहीं लगता यार, अच्छा कोई मुझे बताएगा पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? अच्छा, एक वो नहीं होगा, वैलेंटाइन डे वीक नहीं होता होगा? 3 सेशन होते हैं, मॉनसून, विंटर और बजट। सबसे बड़ा सेशन होता है बजट वाला सेशन, सबसे छोटा होता है विंटर वाला सेशन। समझ में आ रही है? बट आपको नहीं लगता यार साल में 3 बार हम लोग मिले? कभी ना आपको कंपनी लोग भी तो नहीं पता ना, वरना मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देता हूं आप बोलते हो वाओ सर। साल में 3 बार अगर कोई लोग मिलेंगे यार, बड़े बड़े लोग, आपको पता है आईएएस वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ जाके बैठते हैं, क्या आपको नहीं लगता साल में 3 बार मिलेंगे, उनके पास और भी बहुत सारी चीजें होंगी डिस्कस करने के लिए? आधा टाइम तो उनका ऐसे ऐसे करने में चला जाता है, पता है वो शोर मचाना हो तो ऐसे 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 करते रहते हैं। पता होगा ना आप लोगों को, कभी देखते हो टीवी वगैरह, फिर बस टीवी सीरियल ही देखते हो अनुपमा वगैरह? हाँ जी। तो कहने का मतलब क्या है? और फिर एक दूसरे के ऊपर शोर मचाना, हल्ले मचाना। आपको क्या लगता है इफेक्टिवली कितने घंटे काम होता होगा? बहुत रेयर। तो बहुत सारी चीजें जो उन 2 सेशन के बीच में आती हैं, आपको नहीं लगता वो रह जाती होंगी एज इट इज, और वो डिले होती रहती होंगी? तो वहां क्या करते हैं, या तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है,
पता है आप लोगों को, याद है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? या तो उस टाइम के बीच में ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो लॉ तो बना दिया, बट उस लॉ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, उस लॉ को प्रॉपरली एनफोर्स करने के लिए क्या प्रॉब्लम आई? हमारे पास बॉडी चाहिए थी। अब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बार बार पार्लियामेंट में थोड़ा ना जाएंगे अमेंडमेंट करने के लिए। फिर क्या किया? कुछ पावर पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने क्या कर दी? डेलीगेट कर दी। किसको? किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। लाइक अगर मैं कंपनी लॉ में ही बात करूं, लॉ किसने बनाया? कंपनीज एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। कंपनीज एक्ट में आपने बेसिक्स पढ़ लिया होगा ना, कभी मैं बोलता रहूं और आपको ना पता हो। कितने सेक्शंस होते हैं? कुछ रूल्स सुने हैं, रूल्स भी। अच्छा, कौन बनाता है सेक्शंस? अभी तो बताया मैंने, पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाता है? एमसी। क्यों? डेलीगेटेड, उसको पावर दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स बनाने की। तो रूल्स भी तो अपने आप में लॉ है। अभी आप लोगों ने डेफिनेशन दी थी ना मुझे लॉ की, किस बच्चे ने दी थी? अभी बोला था ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स, एक्ट, रेगुलेशंस, बायलॉज। बताया था ना आप लोगों ने। तो यहां लॉ किसने बनाया? एमसीए ने। एमसीए का पार्लियामेंट है। यहां रूल्स किसने बनाए? एमसीए ने। एमसीए का पार्लियामेंट है? नो। तो कौन है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। आपको अब समझ में आ गया? तो लो कुछ कुछ जगह लो कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बट क्या फिर वहां अब पार्लियामेंट बीच में आ ही नहीं सकता? एमसीए आर्बिट्रेरी कुछ भी काम करता रहे? मतलब एमसीए जो मन में आया वो लो बना देगा, कोई भी रूल बना देगा जो सेक्शन को भी कॉन्ट्राविन कर जाएगा? कम ऑन गाइस। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं, जब तक मैं नहीं हो ना, कोई एक बच्चा यहां पढ़ा दो आके, यार बहुत अच्छा बच्चा वो पढ़ा दे। अब वो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, सर अब बोलोगे नहीं आपने बोला था आप पढ़ाओगे, पर चांस में आ गया, नहीं 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 आपने बोला था मैं ही पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा, और कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर्स क्या होंगी? कम ऑन गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की पावर्स क्या होंगी? फंक्शंस क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? कम ऑन, पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? वो कौन बताता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। समझ में आ रही बात? कौन बताता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या आपकी बात सुननी पड़ेगी? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का आपको देना पड़ेगा? क्या आप कोर्ट में आपकी बात सुनी जाती है? समझ में आ रही है बात? तो वो सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसके लिए क्या बनाया गया? एक अलग से लॉ बनाया गया सर, जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे इस सेकंड पार्ट के अंदर, मतलब इसके अंदर जो मैंने एक एरो छोड़ दिया था ना इसका 2 चैप्टर कॉम्बिनेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ की एक वो ब्रांच है, लिखना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में एक लाइन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? इज दैट branch of law that deals with powers, functions, power functions and responsibility and responsibility and responsibility। यहां लिख रहा हूं मैं इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्टेट। आई बात समझ में? तो क्या पावर है, क्या फंक्शन है और क्या रिस्पॉन्स? किसी का रह गया क्या ऊपर? एक सेकेंड यार, मैं ना थोड़ा सा यूज टू नहीं हूं अभी इस वाले पैनल को लेके। मेरे पास टच वाला है तो मैं उसको लेके थोड़ा सा यूज टू हूं, 1 या 2 दिन में हो जाऊंगा इस वाले को। इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ दैट डील्स विद पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? ऑर्गन ऑफ स्टेट। मतलब जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जब कैसे फंक्शंस परफॉर्म करेंगी,
लो जैसे, या फिर अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में क्या क्या पावर है, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कहां बताई जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बहुत प्यारा चैप्टर है, ऑल्दो इतने अच्छे मार्क्स का नहीं आता एग्जाम में, बट एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर, दो भी आ सकते हैं। तो क्या मैं अगर कंक्लूड करूं, जो पहला मेरा वर्ड था ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें मैंने दो चैप्टर्स डिवाइड किए हैं। हो सकता है हर इंसान के अपने अपने व्यूज हैं, कोई कोई उसमें 3 चैप्टर भी डाल सकता है, कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी डाल देगा, बट मेरे अकॉर्डिंग उसमें 2 चैप्टर होने चाहिए सर। कौन कौन सा चैप्टर? सोर्सेज ऑफ लॉ और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सर एग्जाम में 20 to 25 मार्क्स के आपको देखने के लिए 2 चैप्टर मिल जाएंगे, 20 से 25 नंबर के 2 चैप्टर मिल जाएंगे। मैं बोल सकता हूं ना, लॉ की जान है ये। थ्योरी है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, थ्योरी है, बट थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हैं। समझ में आ रही बात? तो ये 2 चैप्टर्स आपके लिए कोर हैं, जो आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे आपके सब्जेक्ट की। आपके मॉड्यूल में सोर्सेज ऑफ लॉ लिख लेना, भी मैं नहीं लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 दिखेगा आपको, मेरा भी मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चैप्टर नंबर 5 दिखेगा आपको। क्या बोल दिया मैंने आपको? 1 और 5। टोटल मार्क्स 20 से 25। डन? ठीक है जी। सर सेकंड वर्ड क्या था? किसी बच्चे का नोट डाउन करना रह तो नहीं गया ना? सेकंड वर्ड क्या था? बड़ा मजा आएगा यार। बड़ा मजा आएगा। कोई मुझे बता सकता है इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ओके। एक तरह से तुक्का लगाना एक आंसर है, बड़ा प्यारा आंसर। आपको इस आंसर के लिए चॉकलेट मिलनी चाहिए। वो भी कौन सी? कड़वे वाली। यार एक वर्ड होता है ट्रांसलिट्रेशन, और एक होता है ट्रांसलेशन। एनीवन? ट्रांसलिट्रेशन और ट्रांसलेशन, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा? ओ माय गॉड, ऐसा क्या पूछ लिया? आप बताओगे? सॉरी, और बच्चे बताओ भाई, ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन। ना? हम्म, सुना ही नहीं वर्ड कभी। एनीवन? गैस वर्क? तुक्का? तुक्का? हाँ जी, गैस वर्क। कम ऑन यार, जब तक बोलोगे नहीं बात कैसे बनेगी? मतलब बोलो ना। देखो सो जाओगे ऑनेस्टली। मेरे को ना कभी अच्छा नहीं लगता ऐसे बच्चे जो ना ऐसे ऐसे सुस्त बन के बैठ जाते हैं। गर्मी, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, 2 मिनट ना मेरे अकॉर्डिंग चल के देख लो। चल के मतलब अब उठ के चलने मत लग जाना, मेरे अकॉर्डिंग चलने का मतलब है बोलना स्टार्ट करो, गर्मी भूल जाओगे। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, खो जाओगे आप चीजों के अंदर। आप जितना चुपचाप बैठोगे ना, आपके थॉट्स इधर उधर भी जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरेक्ट करोगे ना, बात करोगे, तभी बात बनेगी। अगर किसी को प्रपोज करना होता, बात करोगे, दिल में रखोगे, कोई और ले जाएगा भाई। ऐसी पढ़ाई है, चुपचाप बैठे रहना, कोई और लेके वो मार्क्स ले जाएगा और आप लोग रह जाओगे। प्लीज। ट्रांसलेशन का मतलब होता है इंग्लिश की हिंदी करना, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलिट्रेशन का मतलब होता है हिंग्लिश। हिंग्लिश कभी सुना है? हिंग्लिश एक तरह से व्हाट्सएप लैंग्वेज, हमारी कंफर्टेबल लैंग्वेज। अब हिंदी हमें लिखनी आती नहीं, मात्रा ही भूल गए ए ऊ की, मेरे साथ यही है। अब इंग्लिश हमें आती नहीं। हिंदी हमें लिखनी नहीं आती, भूल गए मात्रा। इंग्लिश हमें आती नहीं, अब करे क्या? ट्रांसलेट्रेशन। ट्रांसलिट्रेशन। समझ में आ गई बात? तो ट्रांसलिट्रेशन अलाउड है, अलाउड है, बोलो यार, मिक्स कर करके बोलो। चलो, इंटरप्रिटेशन का कोई भी लगाओ यार, अब तो अपनी ट्रांसलिट्रेशन यूज करो। बट बोल के सारे बच्चे जाएंगे यार, प्लीज। मुझे सबकी आवाज सुननी है, कौन कौन इंडियन आइडल में जा सकता है? मतलब प्लीज कम ऑन। आप जाओगे? आप ही बताओ यार, आप ही बताओ। इंटरप्रिटेशन, आप ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, और? ठीक है। देखो इंटरप्रिटेशन को ना, एक तो हम यूजुअली बच्चा बोलता है, मैंने वैसे आपके बैच से नहीं सुना, पता नहीं क्यों नहीं सुना, कंस्ट्रक्शन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा?
कंस्ट्रक्शन करना मतलब बनाना, कोई भी लॉ की लैंग्वेज को बनाना। कहने का मतलब क्या, एक चीज सुनिए आपने, लॉ का मतलब क्या होता है, कहां से आता है लॉ? पार्लियामेंट बनाता है। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेयर। ये तो सुना होगा यार, प्लीज बोलो, बेयर एक्ट। बिल्कुल ऐसे लग रहा हो पता नहीं यार कहां कितना बोझ उठा के आए हो वे, घर वालों ने जबरदस्ती पीट पीट के, अबे 2 साल के बाद आए हो फेस टू फेस। 11th 12th पूरी की पूरी घर पे निकाली है, मोबाइल पे ऑनलाइन चैट करके, मतलब वे क्लासेस ले लेके निकाल लिया आप लोगों ने, आए हो ना। अच्छा स्कूल जाते थे लॉकडाउन में भी? लॉकडाउन में कैसे जा रहे थे 2 साल? तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार एक्साइटमेंट लेवल एक हाई लेवल होना चाहिए इस टाइम तो आप लोगों का, मतलब फेस टू फेस आने का एक्साइटमेंट लेवल मुझे इतना था, 2 साल के बाद फेस टू फेस आ रहा हूं मैं। आप लोगों के अंदर तो मेरे से ज्यादा होना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं यार, मिलने का मौका मिलेगा, मतलब जिससे भी मिलना होगा मिलने का मौका मिलेगा। अब गुरुद्वारे भरने स्टार्ट हो गए यार मॉल भरने स्टार्ट हो गए। तो चलो मेरी बात समझो, इधर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन। एक और दूसरी भाषा में बात करूं तो क्या होगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। मतलब मैं आपको ना वादा करता हूं, हर क्लास ना, हर एक क्लास आपकी गोल्डन क्लास बना दूंगा। हर क्लास से ना आप 1 नंबर का सीख के जाओ, मैं कह रहा हूं मार्क्स का भी ना भी सीख के जाओ। हर क्लास ना आपकी वैल्यू एडिशन करेगी। और बस हमें इस प्रोफेशन में ना वैल्यू एडिशन चाहिए। क्या चाहिए? दूसरे से अच्छा। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहने को हम नहीं बोलते सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट रिजल्ट ना फिक्स होता है हमारा। रिजल्ट ना सीएस का फिक्स है। इस बार मार्केट में बस हमें 2000 सीएस की रिक्वायरमेंट है, और आप एलिजिबल भी होगे ना, कैपेबल भी होगे 3000 सीएस, पास 2000 होंगे, पास 2000 करने हैं। तो ये वर्ड्स जो वैल्यू एडिशन, जो चीजें आप, फिर क्या होगा उस टाइम पे जाने के बाद, स्लैबिंग। एक सब बच्चों के 10 नंबर काट दो, जिसके 60 होंगे उसके 50, जिसके 50 होंगे उसके 40, जिसके 40 होंगे उसके 30। समझ में आ रही है बात? हाँ ये सच है। मतलब सीधे स्केलिंग बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं, स्केलिंग। सीधा सब बच्चों को उठाओ और 5 नंबर काट दो। जब अगर रिजल्ट ज्यादा आ गया, मार्केट में डिमांड है नहीं, प्रोफेशन की वैल्यू थोड़ी ना डाउन करनी है हमें यार। प्रोफेशन मार्केट में डिमांड है 2000 की, पास हो रहे हैं 3000 4000, सप्लाई इतनी ज्यादा कर रहे हो, डिमांड है नहीं, तो इक्वेट तो करना है ना। क्या होगा, स्केलिंग कर दो भाई, वरना क्या होगा, नेगेटिविटी क्रिएट होगी, जॉब नहीं मिलेंगी बच्चों को, फिर फायदा क्या होगा उस चीज से। तो समझो हर एक क्लास में ना अपने अप्रोच रखो, सीख के आना है। और एक क्लास भी मिस हो गई ना, अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दो, यार मेरे से एक क्लास मिस हो गई, मेरा टाइम खराब हो गया। प्लीज अगर आपने ये प्रोफेशन चूज किया ना, इसकी वैल्यू करो, इस प्रोफेशन की वैल्यू करो। ये प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देगा, ऑनेस्टली बहुत कुछ देगा। बट अगर आप इसको लेके सीरियस नहीं होगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं कुछ भी करो आप, बट हर एक क्लास में आओ तो उस क्लास से लेके जाओ। सीखना बंद तो जीतना बंद, याद रखना, लाइफ में सीखना बंद तो हर क्लास में सीखो। तो इसका आज के बाद अगर आपसे कोई वर्ड बोलेगा इंटरप्रिटेशन, कोई भी आपसे अगर बोलता है चलो जी इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन कर दो, आप क्या वर्ड रखोगे उसके सामने? चलो जी इस वर्ड की, अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, लॉ में और इंग्लिश में वर्ड्स का फर्क होता है जी। कंस्ट्रक्शन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, बनाना, बिल्ड करना। यहां लॉ का मतलब बनाना, हम लॉ बनाएंगे, इंटरप्रिटेशन कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो फिर सर ये लॉ और इंग्लिश के वर्ड्स में फर्क होता है। हमें अब तक इंग्लिश के वर्ड पता है, लॉ के वर्ड्स हम अपनी डिक्शनरी बनाते जाएंगे और वहां लिखते जाएंगे, सर ये वर्ड लॉ में अलग है और इंग्लिश में अलग है, और हमें आज नया वर्ड सीखा। डेली की कोशिश करो, अगर क्लास में भी ना सीखो ना, अपने आप से गूगल पे कर दो लॉ वर्ड्स, 2 वर्ड सीखो, एक वर्ड सीखो, फिर देखो कैसे ये पेपर आपके आगे आगे नहीं भागते हैं। समझ में आ रही है? सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर में बच्चों की एक ही प्रॉब्लम होती है, राइटिंग प्रैक्टिस। सर हाउ टू अटेम्प्ट मैं अपनी क्लास में कंप्लीट करूंगा। कैसे करूंगा? मैं आपको कोई बैठ के क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखवाऊंगा यार, कोई 11th 12th के बच्चे थोड़ी ना हो। मतलब क्या आप आज आपको मान लो, क्या आप प्रॉब्लम सम्स वो बैठ के फिगर लर्न करवाता है कोई? नहीं ना। आपको बस एक बार एक वे देना होता है ना, मैं आपको वो वे दूंगा, मैं आपको वर्ड्स दूंगा, वो वर्ड पावर दूंगा, वो कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे वर्ड आप अपने आप बना लोगे। फिर जब आपके पास 4 वर्ड होंगे, इतना तो यार सब बच्चा है उनको जोड़ के सेंटेंस बना लेगा। मेरा काम है वो वर्ड देना आपको, मेरा काम रटवाना नहीं है आपको गाइज। ऑनेस्टली मैं कोई आपको झूठे वादे कर दूं कि मैं क्लास में आपको 10 क्वेश्चन लिखूंगा और 10 के आंसर लिखूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं रटवाऊंगा। फिर आप एग्जीक्यूटिव तो पास हो जाओगे, फाइनल में जाके लटक जाओगे। फिर आप फाइनल में 10-10 अटेम्प्ट लग जाएंगे। मतलब एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एग्जीक्यूटिव में अप्रोच करके आए हैं, सर बस टीचर ने जो क्वेश्चन दिए और उसके आंसर दे दिए, करवा दिए, क्लास में लिखवा दिए और वहीं से समझा दिया, कॉन्सेप्ट खत्म।
बात समझना, हर इंसान की अप्रोच अलग अलग है लाइफ में। वो आपको पास जरूर करवा देंगे, 60 मार्क्स जरूर आ जाएंगे, बट आपको खुद से सिखाएंगे नहीं। आप क्या खुद से लिखना सीख जाओगे? कभी भी नहीं। तो ट्रस्ट करना, ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स यही आपके आंसर को एक खूबसूरती देंगे, यही आपको एक आंसर को रिप्रेजेंटेटिवनेस देंगे। तो इन वर्ड्स की तरफ ध्यान देना। चलो, तो वही एक पुराना वे जो हर टीचर भी क्लास में करता होगा और मैं भी अपनी क्लास में करूंगा, क्योंकि आज मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूं, वरना बहुत कुछ है दिल में बताने के लिए, बहुत कुछ है। मतलब इसके लिए ना साइड में एक बेस्ट बुक लिख लो, कभी टाइम लगे फ्यूचर में, कभी क्या पता मैं भूल जाऊं बताना, आज माइंड में आ रहा है। एक बेस्ट बुक है, मतलब मेरी तरफ से तो बेस्ट है, और आपको भी अच्छी लगेगी, अगर कभी फ्यूचर में टाइम लगे तो कभी जरूर पढ़ना। डॉक्टर KR चंद्रात्रे, डॉक्टर KR चंद्रात्रे, ये CS भी थे आई गेस। डॉक्टर KR चंद्रात्रे, वन ऑफ द बेस्ट बुक इन माई एंटायर लाइफ जो मैंने कभी पढ़ी है, इससे बेस्ट बुक मुझे कोई नहीं लगी है। लो, अगर आपको इंटरप्रिटेशन सीखनी है ना, अगर आपने ये पढ़ ली, अभी मत पढ़ना प्लीज, CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो, उसके बाद जब रिजल्ट का वेट आएगा, वेट करोगे ना 1-2 महीना, उस टाइम बैठ के पढ़ना। दुनिया का कोई लो नहीं होगा अगर आपने बुक पढ़ ली तो आप पढ़ ना पाओ। अब क्या पता आप CS बन जाओ, उसके बाद कोई नया लो आ जाए यार, फिर आप टीचर्स के पास आओगे पढ़ने के लिए, शर्म आएगी ना। नाम के सामने CS लिखा होगा, फिर आप क्या यहां के बैठ पाओगे? ये टाइम है सीखने का, इस टाइम आपको सीखना है। और अगर मैं आपको बस रटवा दूंगा ना, बैठ के बस पका पकाए दे दूंगा, नहीं, मैं आपसे लेबर करवाऊंगा। मेरी हर क्लास में आपको एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा। लेबर मतलब अपना माइंड और अपना ना, अगर बॉडी यहां है तो अपना माइंड यहां रखना पड़ेगा आपको। और ये मेरा काम है, यही मैं फाइनल में भी अप्रोच रखता हूं, और यही मैं आप लोगों के साथ भी रखूंगा। बट थोड़ा लीनियंट होगा आपके साथ, कि थोड़ा सा आपके साथ मतलब थोड़ी बहुत चीजें लिखवाऊंगा भी, बट नोट्स क्लास में बनेंगे। नोट्स में और आंसर लिखने में बहुत फर्क होता है, बात समझ रहे हो ना? वो चीजें हमें यहां से रिटेन करके जानी है। तो ये बुक लिख लेना, कभी पता लगे कॉन्सेप्ट ढूंढने लग जाओ कि यार चंद्रात्रे कौन सा कॉन्सेप्ट है, बुक लिख लेना, बेस्ट बुक मेरी तरफ से बेस्ट है। आपके पास टाइम हो तो जरूर, वरना आईसीएस से लाइब्रेरी अगर कोई बच्चे ने ज्वाइन कर रखी होगी तो वहां से आप ले लेना, आपको मिल जाएगी। परचेज नहीं, मतलब कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए ले लेना, मिल जाएगी आपको। चलो, एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा, इसका मीनिंग आप लोग मुझे बताओगे यार। क्या लिखा है? विदाउट हर, विदाउट हर मैन इज नथिंग। एनीवन बॉयज इन द क्लास? क्या गलत है? अरे बोलो। सॉरी, क्यों आएगा हर हिज? नहीं, कैसी बात करो, सही है सेंटेंस, गलत नहीं है। एक इसकी हिंदी बताओ क्या है? सही है सेंटेंस, गलत नहीं है। अरे भाई वही तो पूछ रहा हूं, हिंदी बता दो मुझे, करो। अपने, हर मतलब अपने। अब मैं बता रहा था गलत नहीं यार। एक औरत अपने, अपने आदमी के बिना कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? कौन कौन एग्री है इस बात से? भाई मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। हर इंसान एक इंडिपेंडेंट है, और हर इंसान को जीने का अपना अधिकार है, ठीक है ना? हर इंसान को बोलने का भी अधिकार है। सो अगर मैं इसी को, प्लीज ध्यान से यार, कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं होगा, प्लीज प्लीज गाइज। कभी बचपन में सीखे होंगे पंचुएशन? अब बताओ, अब बताओ ना। ओ भाई ऐसा क्या पूछ लिया? इंग्लिश की हिंदी पूछ रहा हूं नालायक, अब ये भी मैं
विमेन वुमेन विदाउट हर, रोक रोके, एक औरत के बिना उसका आदमी कुछ नहीं है। अब बताओ भाई देख रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वुमेन विदाउट हर मैन, फ्लो में बोलूं, वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, वुमेन वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। 360 डिग्री पे चेंज हो गया ना। दिस इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, दिस इज द आर्ट ऑफ कोमास। हमें जब इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, अभी ना मैं बाउंडेड हूं, मैं एक से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है इसमें, ट्राई करूं करोगे मेरे साथ वो, एक उसके बाद एक फनी दूंगा, पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल, क्योंकि ना मैं रोक नहीं पाता हूं, वो फाइनल वाला वो होता है ना चीजें, जैसे वो बच्चे पढ़ के आते हैं कंपनी लो, एक ना ऑडिटर होता है, सुना होगा सबने, एक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन पढ़ोगे बच्चों, सेक्शन 139, ठीक है गाइज, सेक्शन 139, उसमें ना एक होगा स्टेचुटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। अब कौन कौन पर्सन एक ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है और कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, समझ में आ रही बात एक ही है, उसी का अगर नोट लगा दोगे तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और नोट हटा दोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो ना एक बात बोली जाती है, कभी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट, वर्ड सुना है कभी बॉडी कॉर्पोरेट, कहां सुना, एग्जीक्यूटिव उसमें था, ईटी में, ईटी में था बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड, कुछ किसी को पता है बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, वेदर एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. Section 2 clause 11 of Companies Act 2013 बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लोज 20 कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है। ऐसा मत मानो मैं अगर कंपनी में नहीं पढ़ाता हूं तो मुझे आता नहीं है, मतलब आता है बहुत अच्छे से, आई एम क्वालिफाइड CS2 एंड द एज ऑफ 2000 2015, तो क्वालिफाइड CS हूं, सो ऐसा नहीं है। तो सुनो, वो लिखूंगा नहीं, बस मैं सुन लो। तो एक ना लो बोलता है 139 कि कंपनी कभी भी किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं बनेगी। एक चीज सुनिए आपने, बिग फोर, क्या है बिग फोर? बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स, कंपनी नहीं फर्म्स, क्या है? फर्म्स। लेकिन फर्म्स में भी यार पार्टनर्स, आपने यार वही तो प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप एक्ट होता है, एक एक्ट क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर ना एक मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट है, मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है। अगर उससे ऊपर वो जाते हैं ना, और अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है उसको हम इल्लीगल एसोसिएशन बोल देंगे, ठीक है। इसलिए सारी की सारी बिग फोर कंपनी की फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है? LLP। क्या किस फॉर्म में है? LLP, सुना है? तो ना एक प्रोविजन है, ऑडिटर कभी भी कंपनी नहीं बन सकती, एग्री? वहां ना एक वर्ड लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, लिखा है अ बॉडी कॉर्पोरेट। बोलते बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं होगी? ऑडिटर नहीं बनेगी। बट अभी मैंने आपको बोला LLP बिग फोर, वो तो ऑडिटर है, PwC डेलोएट ऑडिटर है यार, समझ में आ रही बात? हैं बड़ी बड़ी फर्म्स, ये ऑडिटर हैं सर। बट लो सेक्शन 139, सर खुद 139 बोलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी क्या नहीं बनेगी? ऑडिटर नहीं बनेगी। मुझे बताओ सर, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बनेगी, सेक्शन 139 ने सर रोक दिया है। अदर देन LLP, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एक बार मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। मैं बोल रहा हूं ये पर्सन एलिजिबल नहीं है क्या होने के लिए? ऑडिटर बनने के लिए। इतना समझ में आ रहा है? मैं पूरा सेक्शन नहीं लिख रहा हूं। कौन एलिजिबल नहीं है भाई? आ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट आप सबने बताया कौन होती है? कौन? जिसमें कंपनी भी, जो फॉरेन कंपनीज भी एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट, जो बाहर वाली कंपनी इंडिया में आके क्या होंगी? बनेंगे। इंडिया वाले बाहर उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल देंगे। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बट फिलहाल के लिए समझा रहा हूं। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। बेस्ट एग्जांपल है LLP। LLP बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन 5 ऑफ द LLP एक्ट जाके पढ़ोगे, वो बोलता है एवरी बॉडी को LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी
कंपनी, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। तो एलएलपी कंपनी नहीं है, बट एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। अब आपको समझ में आ गया? तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, कंपनी इज अ नैरोअर टर्म। इतना समझ में आ रहा है? हमने सर ये बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट ही क्या नहीं बनेगी? ऑडिटर नहीं बनेगी, दैट मीन्स कंपनी भी नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? अब मुझे इसकी हिंदी बता दो एक बार पढ़ के यार। अब बॉडी कॉर्पोरेट, वो ऑडिटर नहीं बन सकती। मतलब यार क्या मतलब, एलएलपी एक्ट में फिर एलएल रजिस्टर होगी तो उसका नाम तो एलएलपी होगा ना। कोई भी चीज जिस एक्ट में रजिस्टर होगी, कंपनी में एक्ट में रजिस्टर हो रही है तो उसका नाम कंपनी नहीं होगा। समझ रहे हो कितनी गलत इंटरप्रिटेशन हो गई है? अब देखना, समझ में आया नहीं आया? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं बनेगी? ऑडिटर नहीं बनेगी, लेकिन एलएलपी को छोड़ के जो एलएलपी एक्ट में रजिस्टर होगी। समझ में आ रही है इंटरप्रिटेशन का फर्क? देखो एक कोमा, एक ब्रैकेट कैसे पूरी की पूरी पूरे के पूरे सेंटेंस को खत्म। और आप लोग पता क्या बोलते हो आके एग्जाम से? सर पूरा अच्छे से लिखा था, देखो सर जो आपने लिखवाया है, जो आईसीएसई ने दिया वो लिखा था, बट हमारे मार्क्स नहीं आए। कहां गए मार्क्स? यहां गए मार्क्स। समझ में आ रही बात? यहां गए मार्क्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। आया सबको समझ में? इसमें कोई डाउट है? डाउट भी है तो कोई बात नहीं, जब आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे तो बाल नोचना टीचर के, टेंशन मत लो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लिखवाऊंगा, एक फनी सा। लेट्स ईट ग्रैंडपा। चलो ग्रैंडपा को खाएं। लेट्स ईट ग्रैंडपा। रुकना है तो जहां कोमास हैं, जहां ब्रैकेट हैं, जहां स्मॉल दिया गया है, जहां और दिया गया है, जहां शेल दिया गया है, जहां में दिया गया है, जहां और के आगे कोमास लगाए गए हैं, जहां और के आगे एंड लगाया गया है, उन सब की अपनी इंटरप्रिटेशन हो। समझ में आ रही बात? कभी एक वर्ड सुना प्रोवाइजो? एक मिनट, एक थोड़ा सा आपको और नॉलेज की चीज बताना चाहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि जब इंटरप्रिटेशन वाले की बात चली है। देखो क्या होता है, सॉरी, सेक्शन, उसके बाद क्या होता है, 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 किसी को पता है इसके बाद भी कुछ होता है? किसी को पता है इसके बाद भी कुछ होता है? वो नहीं होता जो आप बोल रहे हो। एनीवन, लाइव वाले बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट आप लोग भी लगाओ फट्टे। सॉरी, रेड विद? नो, वो तो इंटरप्रिटेशन है। नहीं पता होगा, रहने दो, किसी को नहीं पता होगा। पैरा, सब पैरा, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा ऑनेस्टली। मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा। बट यस, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ सीएस क्वालिफाइड और जो डील भी कर रहे होंगे, टीच भी कर रहे होंगे, उनको भी नहीं पता होगा पैरा, सब पैरा, पैरा, सब पैरा। ये मैंने भी अपना फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलबी में सीखा था। या और मैं बोलूं तो मेरी वाइफ जुडिशरी जज लेवल के उसमें है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि इसके बाद पैरा या सब पैरा भी कुछ होता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो वहां से भी मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिलता रहता है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये है, आज वहां ये हुआ है, अभी मैरिटल रेप को लेके 4-5 दिन पहले जजमेंट आई है, क्या आफ्टर मैरिज भी रेप काउंट होगा या नहीं होगा? तो मजा आता है। तो क्या लिख लो, पैरा, सब पैरा। क्या आपको पता है इसमें भी एक सेक्शन होता है, डेफिनेशन सेक्शन? उसमें सेक्शन के बाद क्या आता है? क्लोज। यूजुअली हर एक्ट में सेक्शन 2 होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 भी है, एग्रीकल्चरल इनकम। सेक्शन 10 आई गेस सब सेक्शन 20 होगा या 10 होगा, वो देख लेना वहां जाके। सेक्शन 3 जनरल क्लोजेज एक्ट में आप क्या देखोगे? सेक्शन 3। यूजुअली हर एक्ट का सेक्शन 2 क्या होता है?
डेफिनेशन सेक्शन। बट कहीं कहीं पे किसी और सेक्शन में भी डेफिनेशन दी जा सकती है। तो डेफिनेशन में क्या होता है, सेक्शन के बाद क्या आता है, क्लोज, उसके बाद सब क्लोज। समझ में आ रही है बात, कुछ आया समझ में? तो ये बात ध्यान रखनी है सबको। तो ये चीज सर कहां बताई गई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। समझ में आ रहा है सबको? सर इस वाले पार्ट में ना बताने का बहुत दिल है मेरा, बट मैं बाउंडेड हूं, टाइम बार्ड भी हूं, और इंट्रोडक्शन को लेके भी मैं टाइम बाउंड हूं कि आज की क्लास में मैं इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं लेके जा पाऊंगा, बट मजा आएगा। मतलब इन प्रोविजंस के अंदर जब चीजों में से चीज निकलती है ना कि ये क्या है, अच्छा जब केस लॉज पढ़ोगे तो कहीं पे, अच्छा एक बात बताओगे मुझे, कोई केस लॉ पढ़ा है आज से पहले? सालोमन वर्सेस सालोमन सुना है? पढ़ा होगा कभी ये? क्या मुझे बताओगे मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? कम ऑन गाइस, प्लीज फोकस यहां करो, लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगी क्लास आपको, टेंशन ना लो। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, क्या सही लिखा है गलत लिखा है? अरे एंड उनको छोड़ दो वो कोई दिक्कत नहीं, एंड छोटा एंड बड़ा एंड कोई बात नहीं, सही है ना? मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है। नहीं अरे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है बस, ये मतलब वो है भी तो उनको इग्नोर करो। नहीं नहीं, एक लाइन भी मान लो, चलो मैं कह रहा हूं मैंने अगर ये ऐसे भी लिख दिया होता तो भी प्रिज्यूम कर लो सेम चीज, ठीक है? ना ना ना, मुझे पता है आपकी गलती नहीं है। कभी भी केस लॉज में वी एस नहीं लिखते, केस लॉ में वी डॉट लिखते हैं। क्या बोल दिया? केस लॉज में कभी भी वी एस नहीं होता, वी डॉट होता है। वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है वो, जहां हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे जीत और हार का फैसला रखते हैं, वर्सेस वी एस। ये वर्सेस कौन सा होता है, वी डॉट, जहां हमारा डिसीजन किस पे डिपेंड है, जुडिशरी पे। तो आज के बाद याद रखोगे दो बातें, वी एस कभी भी मत यूज करना, जिसने भी यूज किया है, बुक में यूज किया है, टीचर ने यूज किया, गलत है। वी डॉट इज द एग्जैक्ट। समझ में आ रही है बात? क्या हो गया वी डॉट लिखना आज के बाद, कभी भी वी एस डॉट नहीं लिखना है। डन? इतना समझ में है? सर इस वाले पार्ट में ना हम लोग 3 चैप्टर कवर करते हैं। कितने चैप्टर कवर करते हैं? 3। अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में अगर मैं बात करूं 30 मार्क्स में ये 3 चैप्टर आ जाते हैं। कितने नंबर में? 30 नंबर में। तो ऐसे ऐसे ना बहुत चीजें हम लोग सीखेंगे जो शायद शायद आप लोग, या मैं बोल सकता हूं आपके सिलेबस का पार्ट नहीं भी हो, माइट भी सिलेबस का पार्ट नहीं भी हो, बट ये क्या आपको नहीं लगता आपकी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होंगी? जब ये चीजें आपको पता होंगी और आपके ऑफिस में आपके सीनियर को भी नहीं पता होंगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप बोर्ड मीटिंग में बैठोगे या कोई प्रेजेंटेशन दोगे, तो उस टाइम पे जब आप बोलोगे तो एक वंडरिंग लाइक मतलब वहां ना फिर सब आपको ही देखेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि वो नॉलेज लेवल दिखते ही फिर जो आपका सीनियर भी होगा और आप वहां ट्रेनी भी होगे, थोड़े टाइम के बाद आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी उसको साइड करके और आपकी पोजीशन हाई लेवल पे जाएगी। तो ये ना एक आर्ट है, ये कला है, ये चीजें आप बिल्ड करोगे टाइम के साथ साथ, ये ओवरनाइट नहीं आएंगी। ये ऐसे नहीं आप अब रात को बुक सिर पे रख के सो गए और सुबह आपको आ जाएंगी, नहीं, एक बैच में भी नहीं आएंगी, टाइम के साथ साथ आएंगी, बट सीखना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। मेरा काम है आपको वे देना। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सब कुछ देके जाऊंगा इस बैच में, यार नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। लो एक ऐसी चीज है आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते जाओगे हर रोज, बट इसको इंप्लीमेंट करना, इसको यूज करना, इसको इंटरप्रेट करना मैं सिखाऊंगा यार। बट हाँ, अगर मैं आपको ये वादा कर दूं कि हर लो ही सिखा जाऊंगा, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल, वो मेरा फिर आपके साथ है ना एक फेक प्रोमिस होगा, वो बिल्कुल गलत होगा, जो मेरे सिद्धांत मेरे प्रिंसिपल मेरे को नहीं बोलते हैं। हाँ, आपको उंगली पकड़ना और चलना मैं सिखा दूंगा लो को पकड़ के, लेकिन यार उसके बाद तो आप ही लेके चलोगे ना लो को, ठीक है? तो इसमें 3 चैप्टर चलेंगे सर हम लेके, इंटरप्रिटेशन, कम ऑन, ऑफ स्टैच्यू। अब देखो पूछने को तो मैं ये भी पूछ सकता हूं स्टैच्यूट में और लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? बट अभी नहीं, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, जब चैप्टर आएगा तो जब मैं डिटेल में लेके चलूंगा। दूसरा, इसका कोई ईयर नहीं है, द बेस्ट पार्ट इज जो इसका कोई ईयर नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। तो हमने सबसे पहले लो पढ़ा था ना सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर, उसमें भी कोई भी सेक्शन नहीं होगा, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी कोई सेक्शन नहीं होगा। देखो कौन कहता है लो थ्योरी है, लो भी प्रैक्टिकल है, लो के भी अपने फॉर्मूलाज हैं,
जैसे H2O, जैसे पानी वगैरह, जैसे आपने वाटर वगैरह का देखा होगा, जैसे केमिस्ट्री में साइंस में फॉर्मूलाज हैं, लो के भी अपने फॉर्मूलाज हैं। नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। अगर मैं बोलूंगा कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा इसको छोड़ के, मतलब इनको छोड़ के, तो नेगेटिव से नेगेटिव, बहुत सारी चीजें आएंगी जो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगी। तो लो के भी अपने बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जैसे आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ोगे, रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, रूल ऑफ एडजस्टम जनरिस, नोसेरा सोर्सेज, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करने के भी अपने अपने सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। एक लो के अंदर, एक एक्ट के अंदर भी अपनी चीजें होती है इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको बात करूं सेक्शन, सेक्शन को इंटरप्रेट करोगे, सब सेक्शन। और अभी आप लोग बोल रहे थे ना प्रोवाइजो, बोल रहे थे आप लोग, प्रोवाइजो भी इंटरप्रिटेशन के काम आता है। क्या मुझे बोलोगे प्रोवाइजो कितने टाइप का होता है? एनीवन इन द क्लास, कंपनी लॉ वगैरह का बेसिक ले लिया होगा, इधर उधर से भी पढ़ लिया होगा सबने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोवाइजोज आर देयर इन द लॉ? अरे वो लिखना नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, वो नहीं बोल रहा हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोवाइजोज आर देयर? दैट 5 टाइप्स ऑफ प्रोवाइजोज। नहीं पता होगा, ऑनेस्टली बताओ, आप अपना पूरा कोर्स निकल जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। 5 तरीके के प्रोवाइजो होते हैं, बस एक या दो मैं आपको बताना चाहूंगा और टाइम के साथ साथ सुन लोगे। कुछ ऐसे प्रोवाइजोज होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन को, कुछ ऐसे प्रोवाइजो होंगे जो नया प्रोविजन बताएंगे, कुछ ऐसे प्रोवाइजो होंगे जो ओरिजिनल प्रोविजन की एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। 2-3 तरीके के और होंगे, 2 तरीके के, जो टाइम के साथ साथ मैं आपको और बता दूंगा। तो 5 तरीके के प्रोवाइजोज होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का आपका प्रोवाइजो आप पढ़ रहे हो, किस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ रहे हो। तो एक तो होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक एक्ट के अंदर ही प्रियम्बल, सुना है कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल, हर एक्ट का प्रियम्बल होता है, क्यों वो बना, उससे इंटरप्रिटेशन करना। एक्ट के साथ ना कमेंट्री आती है, कभी सुनिए ये चीज, बेयर एक्ट के साथ उसकी कमेंट्री होती है। मुझे नहीं लगता आप लोगों से आपने कभी लाइफ में सुना भी है। ये गलती आपकी ईईटी के टीचर्स की है, आपको ने सारी चीजें उस टाइम पे पता होनी चाहिए थी जब आपने चीजें सुनी थी ना, कि हर बेयर एक्ट के साथ कमेंट्री होती है उसकी। पार्लियामेंट ने जिस टाइम डिस्कशन चला, अच्छा पता है ना, जब हमारी वो होती है वो होती है सेशंस होते हैं, तो उसमें वो डिबेट होती है दोनों तरफ की, पता है कि नहीं पता है? वो डिबेट भी आती है आपके पास, हर बेयर एक्ट की वो डिबेट भी होती है कि जब ये बना उस टाइम पे क्या क्या डिस्कशंस हुए थे। उन डिबेट से भी हम बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या आया था, और अब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो क्या करते हैं। तो हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूं, पुट योर सेल्फ एट द प्लेस ऑफ रीडर वाइल इंटरप्रेट। जब हमें इंटरप्रेट करना है, फिर लॉ मेकर को लॉ बनाना है, अपने आप को सामने वाले की जगह लग के बनाओ या पढ़ो। आपको लॉ इंटरप्रिटेशन ये नहीं करना कि मैं उसमें से फायदा निकालूं और फ्रॉड निकालूं, ऑल्दो आपका काम है ये भाई, अपने कंपनीज को लैंग्वेज घुमा घुमा के बचाना और उनको पैसे बचवाना काम है हमारा प्रोफेशनल्स का। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? एक वर्ड सुना आपने, लैकुना? लैकुना, ओ भाई कौन सी दुनिया से आए हो? लैकुना, नोट डाउन इट, लैकुना। ग्लोसरी नहीं थी आपके पास? ईईटी की ग्लोसरी थी जो पीछे, उसके अंदर होगा, जो आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा होगा आप लोगों ने। भगवान लैकुना का मतलब होता है कमियां, डेफिशिएंसी इन द लॉ, कमियां, लॉ के अंदर अधूरापन। हमारा काम है, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, अब भाई पकड़ा गया लॉ के अंदर कमी है, और वहीं पे फ्रॉड शुरू। देखो ऑनेस्टली करते हैं हम लोग भी, देखो प्रोफेशनल से सबको करना पड़ता है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, गलत बात है, बट जब आप भी अपनी कंपनी को 2 पैसे बचा के दोगे तभी तो आपको भी कुछ मिलेगा, तभी तो आपको भी, या फिर आप लगवाते रहोगे, अरे सर हमने ये पढ़ा है और हम है ना लॉ की लैंग्वेज में कमियां हैं और इसकी कमी का हम फायदा उठाएंगे। समझ में आ रही बात? जब तक आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं आएगी, आप कहां से कमियों का फायदा उठाओगे? आप गलत इंटरप्रिटेशन करके फायदा उठाओगे, फिर फंसोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, 2 टाइप से प्लानिंग होती है, एक तो टैक्स इवेजन और एक टैक्स प्लानिंग। आप चोरी करवाओगे, फिर प्लानिंग नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है? तो ये एक्ट आपका बहुत हेल्प करेगा उस चीज में। लैकुना वर्ड लिख लिया सर। सेकंड इसके अंदर ना हम पढ़ेंगे जनरल क्लोजेस एक्ट, इसका ईयर है 1897, 1897। समझ में आ रहा है सबको?
बस यही चैप्टर करवाऊंगा, वो जो थर्ड है ना जर्नल वाला, वो फ्रेश मूड से नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। बहुत मजा आएगा। कहानी बनाई है मैंने, मतलब उसमें ना आपके अप्रोक्सीमेटली 12 चैप्टर्स हैं, और 12 चैप्टर में आपको 20 मिनट में कहानी बनाई है कि एक किसी भी दो बच्चों के नाम लेके और उस कहानी से 12 के 12 चैप्टर के नाम रिटर्न करवा दूंगा पूरे कंप्लीट। रोजमर्रा की जिंदगी में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो क्या? अपने पेरेंट्स का कभी सुना होगा स्टैम्प? मजा आएगा। समझ में आ रहा है? सर जनरल क्लोजेज एक्ट ना, बस ये जो मैंने आपको दे रहा हूं यही एग्जांपल है। अभी मैंने क्या बोला आपको? सब बच्चे ना कॉपी के बैक में डिक्शनरी बना लेंगे। क्या बोला? डिक्शनरी बना लेंगे। सर आपने, किसी भी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा सर वो जो डिक्शनरी होगी वो कहां यूज आएगी? पूछो। सिर्फ जेआईएल के पेपर में आएगी या टैक्स में भी यूज कर सकते हैं हम? क्यों? क्यों कर सकते हो टैक्स में यूज? मैं पूछ रहा हूं आपसे, सही बोला आपने आंसर। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें सेम है, सेम चीजें हम यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स भी लो है, और जर्नल्स भी लो हैं, और कंपनी भी लो है, और सेटिंग अप भी लो है, और ईबीसीएल भी लो है। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? आपने यहां डिक्शनरी बनाई, अपने वर्ड्स का मीनिंग लिखा, और वो आपको हर जगह काम आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये लो बनाया गया। क्या नाम है लो का? जनरल क्लोजेज एक्ट। वर्ड लिखा है क्लोजेज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? डेफिनेशन के अंदर क्या होता है? सेक्शन के बाद क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? जो डिफाइन करे, जो डिफाइन करे। जो मैंने बोला था ना डेफिनेशन सेक्शन, तो इस सेक्शन, इस चैप्टर के अंदर आप, इस एक्ट के अंदर आप ऑलमोस्ट जितने भी, मेरे वर्ड पे फोकस करना, कम ऑन, लिखना बंद करो, कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा आपको। सेंट्रल एक्ट, क्या वर्ड यूज किया मैंने? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी एक्ट बनाए हैं, पास किए हैं, मतलब सेंट्रल एक्ट, जितने भी 1897 के बाद सेंट्रल एक्ट बने हैं इंडिया में, वेदर इट्स इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या जितने भी लॉ का नाम पढ़ा है या पढ़ोगे या सुना है सुनोगे, उन सब में जो भी वर्ड यूज होगा, ये एक्ट अपने आप में एक डिक्शनरी का काम करेगा। क्या बोल दिया मैंने? कम ऑन, पीछे वाले बच्चे सो तो नहीं रहे हो? डिक्शनरी किसका काम करेगा? डिक्शनरी का काम करेगा। कोई भी वर्ड जो बाद में एक्ट के अंदर यूज होगा और वो वर्ड इस एक्ट में डिफाइन होगा, तो उसका मीनिंग कहां से लेंगे? इस एक्ट से। मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या वर्ड? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होता है मूवेबल प्रॉपर्टी? जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। समझ में आ रही बात? डॉक्यूमेंट, वर्ड सुना है किसी ने? डॉक्यूमेंट। क्या? ये कागज, मान लो ये पेपर है, ये पेपर है मान लो, ये क्या है? डॉक्यूमेंट। कोई जरूरी नहीं पेपर कोई डॉक्यूमेंट बोलेंगे। किसने डिफाइन किया है? जनरल क्लोजेस एक्ट। इसके बाद इंडिया में जितने भी लॉ बनेंगे सेंट्रल लेवल के, और वहां जहां भी वर्ड यूज होगा डॉक्यूमेंट, कहां से मीनिंग लेंगे? लेकिन ध्यान रखना सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट नहीं। और सर अगर डॉक्यूमेंट उस एक्ट ने डिफाइन कर दिया तो वो एक्ट ओवररूल करेगा जनरल क्लोजेस एक्ट में। समझ में आ रही बात? अगर किसी लॉ के अंदर किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी हो, अगर किसी लॉ के अंदर किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी हो, तो जनरल क्लोजेस एक्ट को एज अ डिक्शनरी मींस लेंगे, और उस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है ना, लाइक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 3 क्लोज 18 कहां काम आएगी? सर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको बताऊंगा स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्री करवाते हैं ना घर की प्रॉपर्टी की, किसकी करवाते हैं? डॉक्यूमेंट्स की। तो वहां डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन नहीं दी। क्या बोलते हैं? कहां से जाके पढ़ लो? जनरल क्लोजेस एक्ट। समझ में आ रही बात? तो क्या ये अपने आप में इंटरप्रिटेशन, अगर उस लॉ में दी है और यहां भी दी है और दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्या वर्ड यूज किया मैंने? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो कौन ओवररूल करेगा? जो स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है बाद में, वो लॉ ओवररूल करेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट को एक वर्ड लिखवाऊं, अच्छा सा वर्ड, एक लीगल वर्ड लिखवाऊं, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट को? एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा है। एब्सर्डिटी, वेग, वेग, एब्सर्डिटी, रेपग्नेंसी। और भी एक वर्ड होता है, वो मैं अभी बचा के रखूंगा फ्यूचर में यूज करने के लिए। बहुत सारे वर्ड होते हैं इसको लेके। इनकंसिस्टेंसी तो एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? पक्का? तो वो ओवररूल करेगा। इतना समझ में आया दोनों लॉ का पर्पस? इंटरप्रिटेशन तो आपको उस लॉ को पढ़ना सिखाता है। जनरल क्लोजेस एक्ट एक डिक्शनरी का काम करेगा, पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। और लास्ट क्या सर, सबने पढ़ा होगा सुना होगा,
क्या बोला था आपने? कौन सा लॉ बोल रहे थे? पता नहीं क्या बोल रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आप मानते हो ये भी सोर्स है एक लॉ का? मदर ऑफ ऑल लॉ। इसके अंदर तो वैसे तो आपने सबने ईटी में पढ़ा ही होगा। हमें क्या बताया था? मदर ऑफ ऑल लॉ मतलब हमारे को एक कुछ मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमसे कोई भी डिटैच नहीं कर सकता, जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। आर्टिकल 14 बेसिकली टू आर्टिकल 35 तक बेसिकली हमारे ये मतलब 32 तक ही मान लो एक तरह से रिट विट तक जो मेनली हमें दिए जाते हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको? तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को आपको ज्यादा बताना चाहिए क्योंकि ईटी प्रोग्राम में सब बच्चे पढ़ के आए हैं। तो अब तक जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा जनरल लॉ। क्या करवाऊंगा? जनरल लॉ। और उसमें 12 एक्ट कैसे हमें याद करने हैं। अभी आज अगर मैं इसकी बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स का पेपर इसमें से बन जाता है। 20 से 30। पहले कितना बता दिया था? 20 से 25 मतलब एक मान लो 20 नंबर मान लो और 30 मार्क्स यहां मान लो। कितना? 50। अब बच्चा बोलेगा सर 5 पेपर में से 50 नंबर का आ गया। 132 नंबर का पेपर आता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कितने मार्क्स का आता है? 132, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो अब रिमेनिंग कितना रह गया? 70-80 मार्क्स का पेपर आता है जनरल लॉ से। उन 12 चैप्टर्स में से कितना पेपर आता है? 70 to 80 मार्क्स। होप सो अब तक आपको सबको क्लियर हुआ है जितने मैंने आप लोगों को बताया। एक बार मुझे बता दोगे कि मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग से लेके अब तक? बिल्कुल स्टार्टिंग में पेपर का नाम क्या बताया? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये मेरा ना वे रहने वाला है। पूरी क्लास इन डेप्थ रहेगी। लास्ट की 5 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे। समुद्र में गए तो, लेकिन बाहर भी तो आना है ना हमें। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। लॉ के बारे में बताया। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, कम ऑन गाइस मेरे साथ साथ बोलोगे, कम ऑन प्लीज, रिक्वेस्ट है, सब बच्चा बोलेगा। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लेके आते हैं? लॉज को बनाते हैं। समझ में आ रहा है? सर लॉ क्या है? लॉ इज अ कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, ऑर्डिनेंस, गवर्नेंस। सब चीज समझ में आ रही चीज? क्यों आते हैं? कस्टम, यूसेज, आउट ऑफ ट्रेंड, ट्रेडिशंस, उनसे ये लॉ निकल के आए। ठीक है। फिर हमने बात की सर ज्यूरिस्प्रूडेंस, 2 वर्ड में डिवाइड किया। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मींस नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। पर्पस, इंटेंशन बिहाइंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लॉ या बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस लॉ, फ्रेमिंग ऑफ दिस लॉ। समझ में आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया सर इसके अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ भी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्या होगा? सोर्सेज ऑफ लॉ। ओरिजिन कहां से हुआ? वेरियस स्कूल्स आए, जूरिस्ट आए, उन्होंने अपना आपको सोर्स दिया। समझ में आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया लॉ कौन बना? 3 ऑर्गन्स। क्या क्या बताया मैंने आपको? कम ऑन, यहीं पे पूरी क्लास रिटेन हो जाएगी। कम फर्स्ट क्या बताया? लेजिस्लेटिव। सेकंड क्या बताया? एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव। थर्ड क्या बताया? जुडिशियरी। लॉ मेकिंग, इंटरप्रिटेशन या इंप्लीमेंटेशन करना, और लॉ को एक तरह से एडमिनिस्टर करना या फिर बोल सकते हैं सेटलमेंट करना डिस्प्यूट्स का, बोल सकते हैं ना। फिर मैंने आपको क्या बताया सर? लॉ कई बार कौन बना देती है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, या फिर जब लॉ को इंटरप्रेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, तो वो कैसे करेगी? वो फंक्शंस को कैसे गवर्न किया जाएगा? बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कौन सी ब्रांच है जो क्या बताता है? पावर, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्टेट व्हाइल दे आर कंडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। समझ में आ रही है बात? एंड देन फिर मैंने आपको बताया वर्ड इंटरप्रिटेशन। बोला हमने क्या वर्ड यूज किया उसके लिए? कंस्ट्रक्शन। और भी बहुत कुछ है। और फिर मैंने उसके अंदर आपको क्या बताया? कुछ 1-2 सेंटेंस के एग्जांपल दिए मैंने आपको कि कॉमर्स, पंक्चुएशंस की महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशंस, जो हमने कभी इग्नोर किया था वो बट लॉ में इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी आपके लिए, मतलब कोई माफी नहीं मिलेगी। एक वर्ड यूज करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए एक्सक्यूज। इसको मैं लैटिन वर्ड में मेरे को याद है प्रॉपरली, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन हैबिट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपने ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी तो आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते, सर जल्दी में था, या ध्यान नहीं की, या सर अभी तो लर्निंग का लाइसेंस है, सर अभी तो गाड़ी चलाने नहीं आती, या रोना स्टार्ट कर दो। हाँ, मतलब वो भी नहीं कर सकते। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन हैबिट, अगर आपने लॉ की, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज। समझ में आ रहा है? तो चलो उसके बाद फिर मैंने आपको इंटरप्रिटेशन वाले में 3 चीजें बताई, 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, दूसरा जनरल क्लॉजेज एक्ट जिसको हम डिक्शनरी की तरह ट्रीट करते हैं, और लास्ट मदर ऑफ ऑल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउ मेनी आर्टिकल्स? 39। कम
अच्छा, एक तो आंसर है 448। वाओ, हाँ जी, 395, 399। अच्छा जी, 448 बस लास्ट आपके लूंगा, मेरी तरफ से क्लास ओवर हो चुकी है। बस प्लीज ये काम की बात सुन के जाना। 448 आप किस बेस पे बोल रहे हो? बहुत सारी फैकल्टीज, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। जो आपने मेरे को आके नाम लिया था ना, मैं उसी चीज पे पॉइंट आउट करूंगा। बहुत सारी फैकल्टीज भी यूज कर रहे हैं कि ये ना 448 है। अच्छा, अच्छा, कहीं लास्ट आर्टिकल नंबर कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलोगे, लास्ट आर्टिकल नंबर कौन सा है, एक बार भाई बताओगे? लास्ट आर्टिकल नंबर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? 395। अच्छा छोड़ो, 448 बोल रहे हो ना आप। विवेक सर ने इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस बताए आपको टोटल? मान लो, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, मान लो कितने होंगे, शायद 200 300 सेक्शन है शायद। लेट्स एग्जांपल ले लो 300, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है हाउ मेनी सेक्शंस है, 300। बट आपको पता है कि अगर मैं ऐसे बीच में जो एडिशंस को काउंट करूंगा ना, फिर तो 1000 सेक्शन होंगे इनकम टैक्स के अंदर। 248 ए बी सी, 22 ई, ऐसे ऐसे अगर ये इंसर्शन जो बाद में अमेंडमेंट आए, अगर इनको आप बीच में ऐड कर करके पढ़ोगे ना, फिर ये कितने सेक्शंस होंगे पता आपको? 1000 से भी ज्यादा सेक्शंस जाएंगे फिर ये। फिर तो आप कंपनीज एक्ट में भी 470 सेक्शन नहीं बोल सकते। जो कभी 12 ए बीच में आगा, कभी क्यों आगा, वहां क्यों बोल रहे हो 470 सेक्शन है? फिर मुझे, मेरा क्वेश्चन है उन बच्चों से जो 448 बोल रहे हैं या फिर 395 से ज्यादा बोल रहे हैं, उन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, फिर आप कंपनीज एक्ट के या इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस को ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे हो? 1000 क्यों नहीं बोल रहे हो? अमेंडमेंट तो उनके अंदर भी आई है ना, ऐड तो वो भी हुए बीच बीच में। जैसे आपने बोल दिया सर 16A आ गया, 22A आ गया, 21A आ गया, इसलिए 32A आ गया, इसलिए सर हम इसको मिला के 448 बोल रहे हैं। कुछ डिलीट हो गए, कुछ ऐड हो गए, इसलिए हमने इसको 448 बोल दिया। फिर तो इनकम टैक्स को भी आप उठा के 500 सेक्शन, 1000 सेक्शन बोलो, फिर तो कंपनीज एक्ट के भी बोलो। आंसर इज नो। ये 395 सेक्शन है। जिसने भी आपको बताया टोटली गलत बताया, जिसने भी आपको बताया टोटली गलत बताया। हाँ, अगर ये सेक्शन 396, 397, 398 हो जाएंगे ना आर्टिकल्स, मतलब सॉरी, तो आप इनको बोलना 448। आज भी इनको 395 ही बोला जाता है। फिर शेड्यूल कितने हैं? 7। और पार्ट 25 बोल दो इनको भी अब। 22, क्योंकि बीच में ऐड हुआ है, टोटल 22। कभी भी रूल ऑफ थंब है, याद रखना, जहां से भी आप ईटी पढ़ी है, जिससे भी पढ़ा है आपने, जो भी लास्ट सेक्शन होता है या लास्ट आर्टिकल नंबर होता है बेयर एक्ट में, कहा मैंने यूज किया है बेयर एक्ट में, उसको ही उतने ही सेक्शंस होते हैं। वरना विवेक सर को फिर कान पकड़ना है ना, विवेक सर का, सर आप कैसे बोल रहे हो 200 300 सेक्शन? ये तो 10 ए बी आ गया बीच में, 10 बी भी आ गया, 248 ए बी आ गया, 248 बी भी आ गया, फिर तो सर 1000 हो गई है। मतलब वहां तो ये रूल नहीं लगेगा, बस कॉन्स्टिट्यूशन में लगेगा ये रूल। क्या नॉनसेंस है? तो गलत है। 395 ही आर्टिकल है, 22 ही पार्ट है और 12 ही शेड्यूल है। तो ये गलती मत करना। तो मेरी तरफ से आज की क्लास ओवर है। होप सो दिस क्लास इज फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। मजा आया सबको? हो सकता है थोड़ा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होगी, बट इसके बारे में हम लोग करेंगे यार कि इसको कैसे हम इसको सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को, इसके ऊपर लो बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, उसको प्रोटेक्शन का भी लो होगा। ठीक है, चलो चलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। लाइव वाले बच्चों को अगर कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास होगा, या आप लोगों को भी मेरा नंबर, आप लोग एक बार प्लीज, कोई भी फर्दर प्रॉब्लम है, डाउट है। 65 है ये, रुको, कभी इसको 6 मान लो ना आप लोग। 9996065006। डन, चलो बाय बाय।